गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। एक नए सुबह के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं और मजे मजे की बातें होंगी। एक नई सुबह के साथ और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आज का जो मैच होगा एक तो बारिश उसके रंग में भंग नहीं डालेगी, बारिश नहीं होगी, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो हम मैच से बाहर टूर्नामेंट से बाहर होंगे, मैच से नहीं, हम टूर्नामेंट से बाहर होंगे, सीरीज से ही बाहर होंगे। अच्छा, लेकिन अभी हम न्यूज़ जब देख रहे थे तब हम यही आप ही हेडलाइन ऊंची आवाज में पढ़ रहे थे कि श्रीलंका के अंदर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। तो ये आंख मचोली मुझे लगता है बारिश होगी। मुझे एक चीज बताएं, मुझे लगता है कभी बारिश ऐसा हुआ है एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, हम इफ एंड बट से बाहर निकले हो, अगर बारिश ना हुई जाएंगे, बारिश हो गई जाएंगे, अगर ये हुआ नहीं जाएंगे, कभी इफ एंड बट से हम बाहर निकले? मुझे लगता है कि बारिश होगी, लेकिन अल्लाह करे कि बारिश ना हो और हमें मिल जाए। खैर एनीवेज, ये तो आपने फिर डेली आप क्रिकेट की बात स्टार्ट कर देते हैं, एशिया कप की, ये तो मैच स्टार्ट होगा तो पता चलेगा। लेकिन हमारे पास आज की जो ओपनिंग स्टोरी है वो है हमारी जी पॉलिटिकल स्टोरी। और कल से इस खबर ने तहलका मचाया हुआ है। सदर आरिफ अलवी जो कि अब अबूरी सदर हैं, लेकिन उनके पास ये इख्तियार जरूर है कि अगर वो असम्बलियां डिसॉल्व करते हैं, जिसका उन्होंने एक लेटर इलेक्शन कमीशन को जो लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ की है कि जी आप इलेक्शन 6 नवंबर को करवा दें। और उन्होंने ये जो राजा सिकंदर सुल्तान है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके नाम ये खत लिखा है, उनके नाम ये खत लिखा है। उनको कहा है कि सदर भी पाबंद है, आइन के तहत मशवरा दे सकता है, और कहा गया है कि कौमी असम्बली को तहलील किया गया है, जबकि सदर का ये इख्तियार है कि आम इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर तारीख दी जाए। लेकिन 89 डेज बनते हैं ना, सुल्तान राजा ने इसके बरक्स जवाब दिया है। उन्होंने कहा आप अबूरी सदर हैं, ये आपके पास इख्तियार नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन उन्होंने कहा है कि ये एक आज़ाद और आईनी इदारा है, तो ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करना जानता है, ये हमारा ही वो इस वजह से आपको याद होगा कि अभी इस हुकूमत ने जाते जाते, पीडीएम की गवर्नमेंट ने जाते जाते एक पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस भी पास किया था। इस ऑर्डिनेंस के तहत इख्तियारात जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दिए गए थे। तो उसी का हवाला देते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा है कि आयन और इसके हुक्म को लागू करने का जो तरीकाकार है वो वज़ा किया गया है और ये हमारा ही दायरा इख्तियार है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आईने पाकिस्तान वो इख्तियार देता है सदर ममलिकत को, लेकिन अभी जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है वो इख्तियार देता है इलेक्शन कमिश्नर को। मुख्तसर ये है कि जो सदर हैं, जो अबूरी सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उनके खत को यकसर मुस्तरद कर दिया गया है और ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। विफाक को मजबूत बनाने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफाक। बिल्कुल, उन्होंने खत में फिर ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और मुनसिफाना इदारा भी है। बिल्कुल इसी तरह से है। और आपको पहले जैसे हम ये जिक्र कर रहे थे कि जो कानूनी इकदाम है वो भी पाबंद करेगा इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ने जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस करवाने हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि तमाम असम्बलियां अब डिसॉल्व हो चुकी हैं तो एक ही दिन में इंतखाबात करवाए जाएं। और इसके बारे में हम अदलिया से भी रहनुमाई जो है वो ले सकते हैं। अब जो है ना, ये जाएगा मामला अदलिया के अंदर। आरिफ अलवी हैं एक तरफ स्टेक होल्डर, दूसरी तरफ स्टेक होल्डर है इलेक्शन कमिश्नर। अब अदलिया के पास जब ये मामला जाएगा, अभी हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार, लेकिन जब अदालत में ये मामला जाएगा तब होंगे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तब चीफ जस्टिस होंगे। और उसके बाद ही फिर इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं, ये सवाल जो का तुम बरकरार है। अब देखना ये होगा कि आगे होता क्या है। हाइलाइट्स की जानी बढ़ते हैं, उसके बाद दोबारा फिर दीगर स्टोरी शामिल करते हैं। अब्रे करम अपना बरस, श्रीलंका में बरसात, कौम दुआएं करने में भी मोहतात। क्लास होगी बंक, ना ही टीचर को करेंगे तंग, इस्लामाबाद पुलिस की चलो स्कूल मुहिम की धूम। लड़की है या आयरन लेडी, 1 घंटे में रिकॉर्ड मुक्के 18,983 गिनीज बुक ऑफ पर कैसे छाई हैं सिल्फे नकवी। एक बरस, एक नवाला, एक थाली, हुकूमत जाते ही लड़ पड़े इत्तेहादी। और सुतीले वालिदैन का बच्चों के साथ नारवा सलूक क्या नफ्सियाती मसाइल पैदा करता है।
ये थी हमारी आज की हाइलाइट्स जिनका आज हम जिक्र करेंगे और बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज़ हैं। तो आपने हमारे साथ जो है ये 2 घंटे का साथ रहेगा जिसमें हम आपके इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ लाइटर स्टोरीज़ होंगी, कुछ पॉलिटिकल स्टोरीज़ होंगी, लेकिन कम बैक टू हमारी टॉप स्टोरी जो कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे और दोबारा से हम उसकी तरफ आते हैं। तो खेल में हम पूरी कौम इस वक्त जो है ना वो दुआएं मांग रही है कि बारिश जो है वो ना हो। अगर श्रीलंका के अंदर बारिश हो जाती है तो फिर होगा ये कि दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और मैं इस वक्त वजाहत की जज्बात को समझ सकती हूँ क्योंकि जब से एशिया कप स्टार्ट हुआ है डेली सुबह वजाहत जो है ना वो एक ही बात कर रहा होता है कि इन्होंने खेला क्या है, इंडियन टीम ने ऐसे कर दिया है, श्रीलंकन टीम ने ऐसे कर दिया है। आगाज हमारा बड़ा एग्रेसिव होता है, बिल्कुल एग्रेसिव आगाज हुआ हमारा, हम शुरू हुए, श्रीलंका को पिछाड़ा, नेपाल यही जज्बात पूरी कौम की है। उसके बाद भारत के साथ जो पहला मैच था उसके बाद तो खैर बारिश हुई ना, उससे पहले देखें कोहली और क्या इनके जितने रोहित शर्मा और क्या बड़े बड़े खिलाड़ी पिछाड़ के रख दिए, हमारे बॉलर्स के आगे टिक नहीं सके। अच्छा, अब फिर हमारी उससे हुआ ये, जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमारी तवक्कुआत थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई। उसके बाद फिर ये हुआ जब हाई हो गई तो अब दूसरा जब 10 सितंबर को मैच हुआ पाकिस्तान और भारत का, हमें ये था कि जिस तरह हमारे शाहीनों ने कामयाबियों की ये कंटिन्यूटी रखी हुई है, जिस तरीके से छाए हुए हैं उसी तरह रहेंगे। लेकिन हम ये भूल गए फिजा के भारतीय भी घरों से खेलने आए हैं। बिल्कुल, और आपको पता है कि अभी आज की जो टीम है, आज का जो स्क्वाड है उसमें 5 तब्दीलियां की गई हैं। आपको पता है कि हमारे हारिस रऊफ जो है वो भी इंजर्ड हैं, फिर हमारे नसीम शाह वो भी इंजर्ड है, तो इसके अलावा आगा सलमान है वो भी इंजर्ड है, वो भी नहीं खेल रहे। तो उनके रिप्लेसमेंट में शाहनवाज धानी और बाकी जो क्रिकेटर्स हैं। मुझे उनको शाहनवाज धानी अब एक बिल्कुल इतनी देर तक उनको हमने साइड पे किए रखा। अब वो फॉर्म में भी उस तरह नहीं होंगे, ना उनकी प्रैक्टिस उस तरह थी। जब आएंगे तो ये मुझे समझ नहीं आई, बैकअप प्लान हमेशा रखा जाता है, अचानक उनको बुलाया गया है। अल्लाह करे वो परफॉर्म कर जाएं। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है कि हमेशा से हम इफ एंड बट्स पर ही क्यों रिलाई करते हैं। लेकिन यही बात आपका बड़ा बारिश 1992 का वर्ल्ड कप हम बिल्कुल बाहर हो चुके थे, तब बारिश हुई जिसकी बदौलत हमें पॉइंट्स मिल गए और हम वर्ल्ड कप फिर जीत गए। तो हमेशा से हम इफ एंड बट्स के चक्कर में ही रहते हैं। लेकिन अब यही बात है कि जो तब्दीलियां की गई हैं, जो 5 तब्दीलियां हैं, क्या यह सूदमंद साबित होंगी या नहीं? क्योंकि एक मैच में, एक टूर्नामेंट के दौरान आपने एक ही मैच में 5 तब्दीलियां कर दी हैं। फिर पता है तमाम प्लेयर्स का आपस में सिंक होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक टीम तो आपकी बनी होती है, आप एक दूसरे की एनर्जी, एक दूसरे के सिग्नल्स आप सब समझते हैं। लेकिन अब ये तब्दीलियां एक ही मैच में कर देना, तो ये अब लेट्स सी कि अब क्या होगा। अच्छा, इस सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है, हमारी टीम को अपने नर्व्स पर ओवरकम करना होगा, प्रेशर में रहकर नहीं खेलना होगा, एग्रेसिव खेलना होगा। और मुझे आई एम श्योर और उम्मीद भी करनी चाहिए कि अल्लाह करे अगर बारिश नहीं होती है तो फिर हम फाइनल में चले जाएंगे। और 35 साल के बाद ऐसा होगा एशिया कप की तारीख में। आज तक कभी भी फाइनल में पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल नहीं आए, तो 35 साल के बाद ये मंजर देखने को मिलेगा अगर बारिश नहीं होती है। और दूसरा, अगर पाकिस्तान जीत जाता है, और होप सो कल जब हम दोबारा से प्रोग्राम कर रहे होंगे तो पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे होंगे। बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद वैसे भी ना उम्मीदी कुफर कहा गया है और उम्मीद वैसे भी रखनी चाहिए। हमारे खिलाड़ियों में इतना पोटेंशियल है। एग्जैक्टली। तो बस अब ये है कि मौसम और किस्मत थोड़ा सा हमारा साथ दे। बदियु जमा साहब हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। बदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताइए कि क्या उम्मीदें वाबस्ता है आपकी आज की टीम के साथ? आज तो कुछ नए कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम मैदान में उतरेगी, 5 तब्दीलियां की गई हैं। व्हाट डू यू थिंक कि अगर बारिश नहीं होती तो क्या हमारी ये टीम श्रीलंका को मैच हरा देगी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, और दूसरा मैं आपकी बातें सुन रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी और थोड़ा सा मुझे वो ऐसा महसूस हो रहा था कि हम पाकिस्तानी कौम कितने वो हैं कि हम अपने खिलाड़ियों के पीछे जो हैं वो हर खुशी मना रहे होते हैं, जीत की दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन खिलाड़ी ऐसा करते हैं कि कभी कभी आप जैसे और मेरे जैसे लोगों का दिल तोड़ देते हैं। और अभी आप बॉलिंग की बात कर रहे थे कि हमने बिछाड़ दिया, वहाँ कर दिया, ये कर दिया, तो वो याद माजी है, उसे मत याद करें अब, क्योंकि हमने जो है ना आज जाना है। और देखिए कभी हम बारिश होने की दुआएं मांग रहे होते हैं और कभी हम बारिश ना होने की दुआएं मांग रहे होते हैं। तो फरिश्ते भी हमें कंफ्यूज कर दिए हैं कि हम चाहते क्या है। वही मैं कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी कौम चाहती है कि जो हम चाहते हैं वही हो जाए। दूसरी टीमें जो है ना मेरे ख्याल में वो लाहौर में चने बेचने आई हैं या श्रीलंका में जो है ना कुछ और खाने आई हैं। ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट है। लेकिन बदी भाई, हमारा मुद्दा ये है, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, हारना डजंट मैटर, हार जीत तो होती है,
लेकिन हम कहते हैं चलें मुकाबला तो करें, जरा पता तो लगे आप क्रीज पर मौजूद हैं, आखिरी गेंद तक रहें, हमारा नोहा ये है जर। वजाद भाई आपकी एक बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम तो खेलने की ही बात कर रहे हैं। देखिए जब आप जीत रहे होते हैं ना, तो आप अपने आप को इतना वो रखें कि हम जीते जरूर हैं, आप शुक्र भी अदा किया करें। हम अपनी जीत के बाद ऐसा जश्न मनाते हैं, हम अपने बॉलरों को इतना आसमान पे बैठा लेते हैं कि इनके अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं। देखिए हम कब से तस्करा कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को आराम दीजिए, आरिस रऊफ को आराम करवाइए, नसीम शाह को आराम कराइए, तीनों फॉर्मेट ना खिलाएं क्योंकि आपने मेगा इवेंट खेलने हैं और उसमें आपको परेशानी हो सकती है। और आज आपने देख लिया कि दोनों आपके मेन बॉलर इनफिट हो गए। आप क्या कर रहे थे उस वक्त, आपके पास बैकअप प्लान क्या है? शाहनवाज दानी को तो वीज़ा नहीं मिला, वो पहुंच ही नहीं सके, ठीक है। और आज के मैच में जो है जमान खान जो है वो इन किए गए। मुझे बताएं एक लड़का जो है वो उसको प्रॉपर तैयार ही नहीं है, गया किस तरह से उसको कंडीशन का पता चलेगा, कैसे मैच खेलेगा? ये चीजें आपके लिए एक लम्हा फिक्री हैं। और दूसरा आप कह रहे हैं ना 5 तब्दीलियां, ये 5 तब्दीलियां हमने की नहीं है, ये 5 तब्दीलियां हमसे हुई हैं। इस वजह से कि कप्तान नहीं चाह रहे थे कि हम तब्दीली करें, फखर को मुसलसल खिलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद हारिस को कैसे आपने टीम में शामिल कर लिया, किस बेस पे शामिल कर लिया? 5 वनडे 27 रन उसको आप वनडे टीम में ले आए। और एक अब्दुल्ला शफीक जो प्रॉपर बैट्समैन है वनडे क्रिकेट का, उसको आपने बाहर बिठाया हुआ है बेंच पे। क्या हो भाई, तुम खाली हमारा मैच देखो। ये तो मेरे ख्याल में कौन टीम बनाता है, कौन इसको फाइनल करता है, ये समझ से बाहर है। फिर आप शादाब खान मुसलसल जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। उसामा मीर को आपने बेंच पे क्यों बिठाया हुआ है, उसको क्यों नहीं गए? वो जो मुसलसल वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है वो बाहर बैठा हुआ है। वो जो लड़का आज ही गया है वहाँ पर पहुंचा है, कल वो आज मैच खेलेगा। लेकिन तो आपकी बात ठीक है बदिर जमा साहब, बस हाँ ये चीज़ें तो जो आपने पिन पॉइंट की हैं, जाहिर है जो टीम सिलेक्शन वाली है, पूरी पीसीबी कमेटी है, उनको भी तो नज़र आते होंगे। तो फिर क्या ये जो अब मैच हम इंडिया से हारे हैं, इसका फेलियर आप जिम्मेदार करार दे रखे हैं टीम सिलेक्शन को या बाबर आजम को? कैप्टनसी उनकी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से हम आज इस नहज पर हैं? बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क कप्तानी में नजर आया रोहित शर्मा और बाबर आजम की कप्तानी। लेकिन जब 266 रन पहले में है वो इंडिया ने किए थे और हमने तालियां बजाना, बैंड बजाना शुरू कर दिए थे कि बारिश ना होती तो हम जीत जाते। और मैं आपको कहता हूँ अगर उस दिन मैच होता तो उस दिन भी हम हार जाते, क्योंकि वो विकेट ऐसी थी कि आप नसीम शाह की बॉलिंग आपने देखी, और उस विकेट पे अगर बुमराह बॉल कर रहा होता, सिराज बॉल कर रहा होता, पांड्या बॉल कर रहा होता, तो क्या उसकी बॉल इस तरह से मूव ना होती? अब ये चीजें हम देखते ही नहीं है। फिर अगला मैच हुआ और अगले मैच में आप देखें कि टॉस जीतकर, ये मेरी समझ से बाहर है कि किसने उनको कहा कि आपने जो है वो बॉलिंग करनी है। आपको अगर इतना ही अपनी बॉलिंग पे एतमाद है तो भाई आप मशवरे कर लेते, ये करना वो करना। आपको मालूम है कि वहाँ कोलंबो में जो लाइट्स हैं वो वहाँ पर लाइट्स में खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनके आसपास समंदर है जिसकी वजह से जो है वो लाइटिंग प्रॉपर नहीं हो रही होती और वहाँ जो है एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, जी बिल्कुल आसान नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है हमने देखी नहीं। और कप्तानी की जहाँ तक बात है, बाबर को एक फार्मूला दे दिया जाता है कि 5 ओवर इससे कराने, 5 ओवर इससे कराने, बीच में इससे कराने, आखिरी में शाहीन से कराने, फिर नसीम कराने, वो फार्मूले पे अप्लाई करना होता है। लेकिन ये सब कुछ डिसाइडेड होता है ना, डिसाइड किया भी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। बहुत शुक्रिया, बदिर जमास मौजूद थे। और ऐसे ही जो एक्सपर्ट है, जब उनकी ओपिनियन जो हमें चाहिए होती है, वो जब बताते हैं कि किस टीम को किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए था और किस बैटर को कहाँ पर खिलाना चाहिए था, ये सब डिपेंड करता है हमारी सिलेक्शन टीम पर और आपस में टीम हमारी कितने सिंक है और हमारे कैप्टन जो है वो कितने एम्पावर्ड हैं। बाबर आजम टॉप के वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, इस पे तो कोई डिनाई नहीं है, लेकिन कैप्टन क्या वो इतने ही कामयाब हैं? क्या बाकी तमाम टीम मेंबर्स को उन पे कोई जो रिजर्वेशंस है वो है या नहीं है? जब ये सॉल्व होंगे ना तो फिर हमारी टीम जो है वो आपस में सिंक करेगी। कुछ मजीद खबरें हम शामिल करते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और अभी जैसे क्विकली हमने जिस तरह हम अपनी अरेंजमेंट सेटिंग अरेंजमेंट चेंज करते हैं ना, वैसे ही हम जल्दी से आपसे नई स्टोरीज भी शेयर करते हैं। और वो है जी हमारे पास मौसमियाती तब्दीली तो शिद्दत में इजाफा हो रहा है, शिद्दत में इजाफा हो रहा है। वैसे तो क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया में उसको निबर्द आजमा है, क्लाइमेट चेंज का चैलेंज तो पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन अब ये देखें कि सितंबर आधा गुजर चुका है, हमारे बचपन में हमें याद है सितंबर में, अगस्त के बाद 1 सितंबर से यूनिफॉर्म चेंज हो जाता था, सर्दियां आती थी, फाग होती थी। अभी तक एसी उसी तरह चल रहे हैं।
बिल्कुल भी दूर दूर तक गर्मी का मोड नहीं है जाने का। फिजा कोई सूरज अभी भी ना आप देखें कि अपने पूरे तेवर दिखा रहा है। और आई स्टिल रिमेंबर कि पहले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर में हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो जाती थी और एंड ऑफ सितंबर आपको प्रॉपर मतलब कि वो मोटे गर्म कपड़े और वो उस तरह के लिबास नज़र आते थे। लेकिन अब मतलब दिसंबर तक आप बिल्कुल नॉर्मल घूम रहे होते हैं, सर्दियां आ ही नहीं रही होती और सर्दियों का टाइम स्पेन जो है वो कम हो गया। पहले ये 3 महीने तक होता था, 3 से 4 महीने तक ड्यूरेशन होती थी। अब ये सुकड़ कर सिर्फ 60 डेज की सर्दियां, विंटर्स का जो टाइम स्पेन है वो सिर्फ 60 डेज का रह गया। तो ये अच्छा, बहुत यही इसी को क्लाइमेट चेंज से ताबीर किया जा रहा है। और पूरी दुनिया, मसला ये है कि पूरी दुनिया को इतना बड़ा चैलेंज जो है ना दरपेश है, उसके हवाले से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की, हमारी हुकूमतों की ये हिस्सा, ये तरजीहात का हिस्सा ही नहीं है। क्लाइमेट चेंज का ताल्लुक आने वाली नस्लों से है। अब क्यों अब तक सितंबर आधे से ज्यादा गुजर चुका है, सर्दी क्यों नहीं आ रही है, गर्मी क्यों जाने का नाम नहीं ले रही है? चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद असलम, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, ये बताइए कि आखिर क्यों सर्दियां नहीं आ रही? जी बिल्कुल। अभी तो जैसे क्लाइमेट चेंज का जिक्र हुआ और ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में हो रही है, वो तो हो रही है, लेकिन जो पाकिस्तान में अभी मानसून का जो सीज़न है वो चल रहा है, इसमें जैसे मॉइस्चर जो बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से आती है, तो उसकी वजह से जो गर्मी जो है अभी फील हो रही है, क्योंकि उससे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर ज़्यादा फील हो रहा है। बाकी जो ग्लोब है, पूरी दुनिया में टेम्परेचर बढ़ा है, वो पूरी दुनिया इस पे परेशान है और मेजर्स कुछ ले रही हैं। तो पाकिस्तान में अभी आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर जो है सितंबर में थोड़ा कम होने का चांस है। चौधरी साहब, पूरी दुनिया का तो हमें नहीं पता, हमें तो पाकिस्तान का पता है कि हम गर्मी से बुरा हाल हो गया हमारा। तो हमें बताएं, आप सितंबर के एंड तक मौसम कुछ चेंज होगा? नहीं, देखिए अभी महकमा मौसमियात ने एक एडवाइजरी इशू की है, उससे 15 से लेकर 20 सितंबर के दौरान बारिशें एक्सपेक्टेड है। उसमें कई जगहों पे जैसे लाहौर में भी मॉडरेट से आइसोलेटेड हैवी फॉल हो सकते हैं, जहाँ नॉर्दर्न एरियाज, कश्मीर, इस्लामाबाद वगैरह, तो इनमें हैवी फॉल्स का खतरा है। तो अभी आने वाले दिनों में चौधरी साहब बस हमें सर मुख्तसर ये बता दें, सर्दियों के कपड़े निकालें या ना निकालें, या गर्मियों के ही अभी रेडी करके रखें, उनको दोबारा से हम अपनी कबर्ड का हिस्सा ना बनाएं, बस ये हमें बता दें। अभी जल्दी तो नहीं है कोई? देखिए अभी जैसे लाहौर में तो अभी कपड़े आप वो गर्मियों वाले पहने, क्योंकि अभी यहाँ पे सर्दी का कोई इम्कान नहीं। ये तो नवंबर फर्स्ट वीक में जाकर सर्दी लाहौर में पड़ेगी, लेकिन इस्लामाबाद में तो अभी अक्टूबर में शुरू हो जाती है, या नॉर्दर्न एरिया में शुरू हो चुकी है। तो इस स्पेल के बाद लेकिन टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। अच्छा, आपको पता है कि सर्दियों में ना बड़ा जैसे सर्दियाँ आती हैं, फैशन बड़े मज़े का हो जाता है, फैशन ट्रेंड्स बदल जाते हैं और कुछ लोग गर्म मशरूबात का रुख करते हैं और कुछ लोग ना आइसक्रीम स्पॉलर का रुख करते हैं कि उनको ठंड में आइसक्रीम खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो अभी लाहौर वालों से तो आपने उनकी उम्मीदें जो हैं वो छीन ली हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली कब तक लाहौर में ठंड जो है वो स्टार्ट होगी और कितने टाइम स्पेन तक रहेगी, कितना ड्यूरेशन रहेगा ठंड का? देखिए अभी जैसे ये स्पेल जो मैंने कहा कि सितंबर में अभी मौसम बदलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो ठंड हम सर्दी कहते हैं, कपड़े चेंज, वो तो नवंबर के शुरू में या नवंबर के फर्स्ट वीक में इम्कान है आने का, और ये फरवरी तक ये जो मौसम जो है सर्दियों का चलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए चौधरी साहब कि नवंबर का आप बता रहे हैं कि नवंबर वो ठंड स्टार्ट होगी, तो इसके साथ साथ ये बताइए कि ठंड आने से पहले हमें स्मॉग का बड़ा सामना करना पड़ता है। तो क्या लाहौर वाले इस बार भी फॉग से पहले वो गर्म गंदी हवा स्मॉग की सूरत में अंदर लेंगे? और लाहौर तो दुनिया का पोल्यूटेड तरीन सिटी करार दिया जाता है इन डेज में। जी बिल्कुल, इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर थोड़ा कम होना शुरू होगा और अक्टूबर के मिड से लेके जो नवंबर के शुरू तक, ये कोई 1 माह का पीरियड होता है ऑलमोस्ट, तो इसमें स्मोक का बड़ा खतरा होता है। जैसे इसमें धान की जो फसल होती है उसकी जो बकाया जात है उसको जलाते हैं तो उसमें मीथेन गैस होती है, वो ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करती है। जहाँ जो इंडियन पंजाब है उनकी तरफ से भी विंड आना शुरू हो जाती है उस वक्त, तो उससे मॉइस्चर होती है। जब जो मॉइस्चर की बड़ी विंड उधर से आती है तो फिर ये फिनोमेना जो है जो होता है, तो इसमें तैयार रहना चाहिए हमें पंजाब में और स्पेशली लाहौर वालों को। अच्छा चौधरी साहब, इस्लामाबाद का भी आपने बता दिया, लाहौर वालों को भी आपने बता दिया कि ज़्यादा जल्दी ना करें, अभी गर्मियों पे ही गुजारा करें, गर्मियों के ही कपड़े पहनने हैं। शहरे जो कायद है, कराची के अवाम के लिए क्या खबर है? कराची के लोग भी लाहौरियों की तरह अभी गर्मी पर ही तकिया करें, या वहाँ पे कोई खुशखबरी है कि सर्दी जल्दी आ सकती है वहाँ पे?
देखिए वहाँ पे सर्दी तो बहुत कम आती है, वो तो बहुत शॉर्ट पीरियड होता है उसका। चंद दिनों की आजकल तो मेहमान वहाँ होती पे है वहाँ पे तो। जी बिल्कुल, और आजकल तो बहुत अच्छा वहाँ पे मौसम है, जो साउथ वेस्टर्ली विंड चल रही है और टेम्परेचर भी कोई ज़्यादा नहीं होता है, कोई 32-33 होता है, तो कोई हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है फिलहाल वहाँ पे। तो वहाँ पे तो मौसम बड़ा प्लेजेंट है, लेकिन सर्दी बहुत कम आती है वहाँ पे, उसका तो इम्कान अभी नहीं है वहाँ पे। तो चौधरी साहब, पूरे पाकिस्तान में अगर देखी जाए, पंजाब या हम सिंध की बात करें, तो वैसे तो जिस तरह क्लाइमेट चेंज है, सर्दियां बिल्कुल सुकड़ कर रह गई हैं। क्या ड्यूरेशन होगा सर्दियों का? दिसंबर या जनवरी तक ही सर्दियां महदूद हो गई हैं, या आप समझते हैं कि फेब भी एक्सटेंड हो सकता है, सर्दियां फेब तक भी रहेंगी? देखिए ये जो नॉर्मल पीरियड है वो तो जो अगर ओवरऑल हम लें इसको, तो ये नवंबर से लेके फरवरी तक होती है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होती है। जैसे नॉर्दर्न एरियाज में तो अभी शुरू है सर्दी, जैसे स्कर्दू वगैरह में, इस तरह इस्लामाबाद में अक्टूबर में शुरू हो, इस तरह। तो ये आप अगर एवरेज लें तो 2 माह ही कहना चाहिए जो सर्दियों का, दिसंबर और जनवरी जो पीक हमारे सर्दी के सीजन होंगे वो 2 माह ही होंगे। बहुत शुक्रिया, चौधरी मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद थे और ओवरऑल मतलब जितने भी सिटीज़ हैं उनका बता दिया कि मुख्तसर उन्होंने ये कहा है कि आप गर्मियों वाले रखें। गर्मियां जो है ना अभी जाने के मूड में नहीं है, तो गर्मियों के कपड़ों को ही वॉश करवाएं, उन्हीं को पहने। नवंबर के एंड तक, दिसंबर में शायद कहीं आके आपको उन कपड़ों की जरूरत फेस करना पड़े। अच्छा, अब पड़ सकती है। इस्लामाबाद का रुख करते हैं। इस्लामाबाद का रुख नहीं करना। आपने जो यूनिफॉर्म की बात की थी ना कि स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज हो जाती है, उन्हीं यूनिफॉर्म के बच्चों की उसी यूनिफॉर्म के बच्चों की बात है। तालीम से मुतल्लिक खबर है। पेरेंट्स के लिए आजकल सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनके बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करें। हमेशा से ये चैलेंज रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे बड़े शरारती होते हैं जो हमारी तरह के होते हैं। मैं कुछ कहूँ, आपने खुद ही बता दिया। उनका घर से निकलते तो हैं, लेकिन अक्सर वो बंक कर जाते हैं। बचपन में शायद आपने भी किया होगा। स्कूल बंक कोई नहीं करता। यूनिवर्सिटी बंक की होगी, वो तो फ्रेंड्स के साथ कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैंने कभी बंक नहीं किया। लेकिन अब स्कूल के बच्चे बंक करते हैं। स्कूल के बच्चों का बंक होना बहुत अलार्मिंग होता है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस बहुत इस हवाले से जो है ना तारीफ की मुस्तहिक है, बहुत एप्रिसिएशन की मुस्तहिक ये है कि फिजा, अब इस्लामाबाद पुलिस ने जहां पर अपनी पीस को मेक श्योर करना है, अपने हालात को, अमनो आमा को मेक श्योर करना है, वहां पे उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि वो बच्चे जो स्कूल से बंक करते हैं अब उनको उठाकर दोबारा स्कूल्स में भेजा जाएगा। तो इस्लामाबाद के जो बच्चे हैं ना वो खबरदार हो जाएं, होशियार हो जाएं, अब वो बंक नहीं कर सकेंगे। और इसकी बड़ी तारीफ की जा रही है। ये सेफ सिटी कैमरास के जरिए ना इनको, ये बेसिकली जो इस्लामाबाद है सेफ सिटी, और जैसे लाहौर भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद के अंदर भी सेफ सिटी कहा जाता है, क्योंकि हर इस्लामाबाद का चप्पा चप्पा सेफ सिटी के कैमरा से कवर किया जाता है। तो फिर सेफ सिटी कैमरा से निगरानी की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है, जहाँ पर वो स्टूडेंट्स नजर आते हैं कि ये स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और ये स्कूल बंक करके स्कूल टाइमिंग्स में बाहर हैं, तो फिर ये पुलिस वहाँ पर जाती है, उन बच्चों को उन्हीं के स्कूल छोड़कर आती है। इसी पर बात करने के लिए डीपीओ इस्लामाबाद पुलिस नौशहर अवान हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं न्यूज़ मॉर्निंग में। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। नौशेरवान अली साहब, बड़ा अच्छा इक़दाम है आपका। अभी फिजा ने भी बात की कि बहुत अच्छा आपका इक़दाम है और इसकी जितनी तारीफ की जाए, पेरेंट्स की आधी मुश्किल आप लोगों ने जो है ना आसान कर दी है। तो नौशेरवान साहब, ये बताइएगा, ये आइडिया कहाँ से आया और कितने बच्चों को अभी तक आप स्कूल भेज चुके हैं जो बंक कर रहे थे? थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया। ये आइडिया हमारे आईजी डॉक्टर अकबर नासिर खान साहब का है। उन्हीं का इनिशिएटिव है जिसको अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और 3 दिन पहले हमने 20 के करीब बच्चों को, स्टूडेंट्स को उनके यूनिफॉर्म से आइडेंटिफाई किया और सेफ सिटी कैमरा में उनकी फुटेज नज़र आई। डॉल्फिन पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद उन बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले किया गया। अच्छा, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आइडिया भी आपने बता दिया, लेकिन ये आपको जब ये एनुअली या डेली बेसिस पे, एनुअली तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डेली कितने स्कूल्स के बच्चे और किन एरियाज़ में स्कूल्स की कोई मैकेनिज़्म नहीं होता कि बच्चे जब वालिदैन स्कूल में ड्रॉप करके जाते हैं तो वहाँ से किस तरह से ये बंक कर सकते हैं? क्या स्कूल की सिक्योरिटी पर भी आप लोगों ने कोई मैकेनिज़्म सेट किया है कि बच्चे स्कूल से बाहर ना जा सके? कौन से ज़्यादा एरियाज़ के स्कूल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बंक कर रहे थे? अच्छा, ये अभी आप मुझसे स्कूल का नाम जानना चाह रही हैं? आपने नहीं, एरिया कौन, किन एरियाज के जो स्कूल हैं वहां पर ज्यादा ये बंकिंग हो रही थी? आई डोंट वांट कि आप स्कूल का नाम शेयर करें, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स का कह सकते हैं, वहां पे ज्यादा ये ट्रेंड होता है बंकिंग का।
नहीं, नॉट नेसेसरीली। ये जो फिनोमेना है बंकिंग का, ये गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में नजर ये आता है। बच्चों पे डिपेंड करता है। बच्चों पे डिपेंड करता है। आपने अपने प्रोग्राम में खुद ही जिक्र कर दिया कि जो शरारती बच्चे हैं वो दोनों सेक्टर्स में हैं, गवर्नमेंट में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि इसमें स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एब्सोल्युटली। ऑब्वियसली जब पुलिस रिस्पॉन्ड करती है तो वो फिर उस स्कूल को भी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कन्वे किया जाता है कि ये आपके स्कूल के बच्चे हैं, ये आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, और उनके पेरेंट्स को और उनके गार्डियंस को बताया जाता है। उसके बाद ये लोग सेंसिटाइज हो जाते हैं और बाकी बच्चों को भी ये बताया जाता है कि जी अब आप कैमरों में नजर आ रहे हैं। नॉर्मली ये जो बच्चे हैं ये पार्क्स में हमें नजर आते हैं, या हमें कोई ऐसी जगहों पे, कोई मॉल्स में ये लोग नजर आ जाते हैं जहाँ स्कूल टाइमिंग के अंदर ये लोग वहाँ बैठे होते हैं। तो उससे हमारे लिए एक रेड फ्लैग होता है कि ये स्कूल का टाइम है और उसमें यूनिफॉर्म के बच्चे विद देयर स्कूल बैग्स वो क्या कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में भी ये बच्चे मुलविस होते हैं, क्योंकि नशे का इस्तेमाल बच्चों में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो किन एक्टिविटीज़ में आपको ये बच्चे करते नज़र आए हैं? बिल्कुल, बहुत सारी इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं जो कि इमोरल एक्टिविटीज़ हैं। कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं जिसमें मंशियात का इस्तेमाल, और इसके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। तो उसमें हम इनकी काउंसलिंग भी करते हैं, इनके पेरेंट्स को भी बताते हैं, और इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी हमारी अवेयरनेस कैंपेन चल रही है जिसमें हम बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, टीचर्स को अवेयर कर रहे हैं कि कौन कौन से उनको प्रॉबेबल थ्रेट्स लाहक हैं अगर वो अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र नहीं रखेंगे। अच्छा नौशेरवान साहब, जिस तरह आपने कहा कि बच्चों की तो आप काउंसलिंग करते हैं, अच्छा मेरा ख्याल ये है कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। तो सिर्फ बच्चों तक ही काउंसलिंग आपकी रहती है, पेरेंट्स के साथ भी आप बात करते हैं? अगर जो बच्चे बंक करते हैं तो उनके पेरेंट्स के साथ भी कोई आपकी बातचीत होती है, कुछ उनको भी आप गाइड करते हैं, कोई गाइडलाइंस देते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये जो हमारा काउंसलिंग का और गाइडेंस का मैकेनिज्म है ये सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं है। इसमें हम स्कूल इंतजामिया को भी इन्वॉल्व करते हैं, उनके गार्डियंस को भी इन्वॉल्व करते हैं, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। जब ये बच्चे हमें किसी पार्क में, किसी मॉल में या रोड पर स्कूल आवर्स के दौरान मिलते हैं तो हम सबसे पहले उनके वालिदैन को, उनको अपनी हेल्पलाइन के बारे में बताते हैं, हम उनको स्कूल इंतजामिया को इन्वॉल्व करने के बारे में बताते हैं, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगाह करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइएगा कि आइंदा आगे बेहतरी के लिए मज़ीद इसको, इस प्रोजेक्ट के लिए कोई लाहेअमल तय किया गया है कि इसमें मज़ीद कुछ बेहतरी लाई जा सके? और जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से, उनको भी कोई आप कोई मशवरा, कोई नसीहत, कोई मैसेज देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के जरिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पर नजर रखें और उनको कॉन्फिडेंस दें। जब तक आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, उन्हें समझाएंगे नहीं, लेकिन पुलिस जो है वो एक हद तक ही आपकी मदद कर सकती है। जैसा कि अब हम बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनकी यूनिफॉर्म के जरिए उनके वापस तालीमी इदारों में पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल काम जो है वो उनके गार्डियंस का है, उनके असातिज़ा का है कि उनको समझाएं कि उनके पेरेंट्स ने इतने रिसोर्सेज खर्च करके उनको तालीम के लिए एक इदारे में भेजा है, और अगर वो बाहर जाएंगे तो ना सिर्फ उनका वक्त बर्बाद होगा बल्कि उनकी जिंदगी को भी खतरा। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है नौशेरवान साहब। आई मीन आपका जितने भी इस्लामाबाद पुलिस है, इतना अच्छा ये इकदाम है कि आप अपने एग्जैक्टली आप हमारे कौम का जो मुस्तकबिल है उसको सेव कर रहे हैं कि वो उनको जब इस तरह से पता चलेगा, डर पैदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस्लामाबाद पुलिस जो है फिजा, ये पेरेंट्स और टीचर्स के हिस्से का काम है, तो इनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन पेरेंट्स को और टीचर्स को अपनी जिम्मेदारी से बरिउल जिम्मा नहीं होना चाहिए है। ये उनकी ड्यूटी है, उनको मेक श्योर करना है कि बच्चों के लिए तालीम के हवाले से ऐसी अट्रैक्शन पैदा की जाए कि बच्चे खुद शौक से स्कूल जाएं। पेरेंट्स को भी बच्चों को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो वैसे जो आज के हालात हैं, सेल्फ डिफेंस हर घर की ज़रूरत है। अब सिर्फ लड़कों के लिए नहीं,
लड़कियां, मेरा ख्याल है बल्कि लड़कियों को ज़्यादा ज़रूरत है है सेल्फ डिफेंस की। पाकिस्तान के जो हालात हैं, अपना दिफा आपने खुद करना है, यहाँ की पुलिस के ऊपर आपने उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, यहाँ की सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। तो आज हम ऐसी ही एक गेस्ट से मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम लिखवाया है। मुक्के मार मार के उन्होंने 18,983 बार मुक्के मारे हैं और ये आप देख सकते हैं, ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है और फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी आया है। तो ये जो बहादुर बेटी है ना, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और वजाहत आपके लिए भी। अब ऐसी लड़कियां इतनी मेरे लिए नहीं, वो तमाम लड़के, वो लुच्चे लफंगे या वो लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो वो अब अपनी खैर मनाए। अगर कहीं गलती से उनका सलाफे से सामना हो गया तो उसके बाद सीधा हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। सलाफे, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, हमारे साथ मौजूद वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। जितना माशाल्लाह आपने, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो जिस तरह आपने गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड नाम किया है और पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया है। लड़कियों के लिए भी आप एक एग्जाम्पल हैं कि जिस तरीके से लड़कियों को डिफेंस के हवाले से मोटिवेशन दी है आपने। ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? पहली चीज़ तो ऐसा वो धमाकेदार किस्म का इंट्रो था और मैं हैरान थी उसमें। थैंक यू सो मच फॉर दैट और थैंक्स फॉर हैविंग मी सबसे पहले। और अब हम उर्दू में आ जाते हैं। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है हम अपने टीवी पर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के। अच्छा, अब शुरू इस तरह हुआ था कि जैसा सेल्फ डिफेंस का आप इंट्रो में बात कर रहे थे, तो वहीं से स्टोरी शुरू हुई थी कि मुझे सेल्फ डिफेंस का ही बहुत शौक था कि उसको सीखना चाहिए। और मैं हमेशा एक जुमला कहती हूँ कि मुझे कभी भी शौक नहीं रहा इस चीज़ का कि एक स्टोरी लेके बैठो और उस पर फिर वो लोगों को सुनाओ। मुझे था कि एक हल होना चाहिए आपके पास। खुद भी तो खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई हरास करता है या आप हरास हुए हो, आप सेल्फ डिफेंस सीखें और सिखाएं। तो मेरी ख्वाहिश सबसे पहले ये थी और अल्लाह का शुक्र है वो पूरी हुई। उतनी देर में फिर मेरे कोच ने मुझे मशवरा दिया कि आपकी जो पंचिंग स्पीड है ना उस टाइम पर वो थी, उन्होंने वीडियो में मुझे दिखाया कि 1 सेकंड में 7 पंचेस थे। मतलब इट्स काइंड ऑफ वियर्ड, मैं खुद देखती हूँ कि ये कैसे। तो उन्होंने कहा कि अगर सोचो अगर 1 आवर की कैटेगरी के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये कितना जाएगा, आप कितना कर सकोगे। हो सकता है कि तुम एक रैकेट बना लो। शुरू में मैं हमेशा बताती हूँ, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं मुझसे, और बिकॉज आप जब एक चीज़ को कर रहे होते हो ना उस टाइम पर आपके लिए वो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, आप उसका हिस्सा नहीं हो। तो उस टाइम मैं कहती थी कि गेनेस तो पता नहीं किस तरह के लोग होते होंगे। तो बनाया, अल्लाह का शुक्र है विदिन 2 मंथ्स मैंने उसकी अटेम्प्ट की। प्रैक्टिस वही नॉर्मल थी जो कि और अल्लाह का शुक्र है कि वो जब हमने गेनेस को भेजा उन्होंने उसको अप्रूव भी किया, कर दिया। और साथ ही साथ इसको उससे पहले जब हमने अप्लाई करते, जब आप रैकेट की अटेम्प्ट करते तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उसको भेजते हैं। तो इंडिया ने भी उसको अप्रूव किया, उसको यूके यूएसए ने भी अप्रूव किया, इसे RHR हम बोलते हैं। और पाकिस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने फिर मुझे फ़ख्र पंजाब का टाइटल दिया। अरे वाह! और फ़ख्र पंजाब पे मैं हमेशा बताते हुए कहती हूँ कि वो मेरी पर्सनालिटी पे जाता नहीं है। वो होता है कि शायद कोई पहलवान टाइप होगा और वो फ़ख्र पंजाब होगा। नहीं वो नहीं है, लेकिन अखाड़े में पहलवानी कर रहा हाँ। और अक्सर आ भी रही होती है ना तो लोग कहते हैं कि शायद सुलाफे जिसका मुक्कों का रिकॉर्ड है तो वो आएगा एक भाई टाइप और आएगा और आते उसकी आवाज़ भी वैसी होगी। मैं कहती नहीं, मैंने इन चीज़ों पर कभी बिलीव नहीं किया। मैं अच्छा, वैसे आप स्टडी भी साथ साथ करती हैं क्या? अच्छा, मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने बैचलर्स इन कॉमर्स के बाद मैं माइंड साइंसेज में गई। माइंड साइंसेज का फिर जो यूएसए से और दुबई से मैंने सर्टिफिकेशंस भी की साथ ही साथ। फिर टैरो कार्ड रीडिंग भी साथ ही करती हूँ, माइंड साइंसेज साथ करती हूँ। फिर सर्टिफिकेशन मैंने फिटनेस में योगा में की, क्योंकि ये चीज़ें बगैर सर्टिफिकेशन के अच्छी नहीं लगती। आपने जब प्रोफेशनल होना पड़ता है और जब आप एक इंसान से भी जब आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, और स्पेशली फिटनेस है, टैरो है, ये सब कुछ है, ये बड़ी डेलिकेट चीज़ है ह्यूमन माइंड। तो मैंने कहा इस चीज़ के अंदर भी मुझे सर्टिफाइड होना पड़ेगा। अच्छा, ये फैमिली मतलब पूरा सपोर्ट था आपको? ये फैमिली में कोई और भी करता था जिससे आप इंस्पायर्ड हुई हो? ये कैसे कि घर में जैसे होता है टिपिकल फैमिलीज में भाइयों के साथ पंचिंग करते करते शौक आ गया? सबसे फनी बात है मैं अपनी फैमिली का खुद ही एक अकेला भाई हूँ। यानी कि मेरी 3 बहनें, यानी हम 3 बहनें, क्या हो गया, हम 3 बहनें, तीसरी मैं ही हूँ सबसे छोटी। और हमारा भाई कोई नहीं है। और वो जो बचपन में सुना होता है ना आपने सोसाइटी से, भाई कोई नहीं है, ये है वो सब मैंने सुना था। इसलिए अक्सर इंटरव्यूज में इमोशनल भी हो गई थी बिकॉज वो जब लाइंस याद आती थी। तो मम्मी पापा तो बहुत सपोर्टिव। बाबा तो ही वाज लाइक अच्छा क्या करना है, सेल्फ डिफेंस क्यों कर रही हो? मैंने कहा ये चीज़ है, ओके कैरी ऑन। और आप रैकेट के लिए अटेम्प्ट करनी है, ओके कर लिया, बन गया, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। उनका बल्कि जाके अपनी मम्मी को बताओ जाके। और मम्मा के आंखों में आंसू थे, और एक दफ़ा तो अटेम्प्ट वो मेरे साथ भी मौजूद थी। तो वो था, शुरू से रेसलिंग देखती थी
वो एक आदत थी। कौन था रेसलिंग में फेवरेट? जॉन सीना। जॉन सीना, एग्जैक्टली। मैं ये कह रही थी, जॉन सीना, बटिस्टा और फिर आपके जितने भी द रॉक और यही सब चीजें थी। जॉन उसका अटायर पसंद था कि ही वाज वेरी डिफरेंट। अच्छा सलाफे, ये बताइएगा कि ये आपकी हॉबी थी या फिर आपको लगा, जिस तरह आपने कहा कि बहनें हैं और सोसाइटी में अपने सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी होता है कोई सेल्फ डिफेंस हो, जब ये कहते हैं कि भाई नहीं है, किसी को मौका ना मिले, ये हॉबी थी आपकी या फिर कुछ हालात का भी ये तकाजा था, हालात का भी सितम था कि ये ज़रूरी था कि इसको भी किया जाए ताकि पेरेंट्स को ये ना फील हो कि यार भाई नहीं है या बेटा नहीं है, हमारा ये कभी फील ना हो। हाँ, ये अल्लाह का ये शुक्र है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसने मुझे ज़िंदगी में चैलेंज दिया है मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ, बिकॉज वो लोग ना होते तो मैं आज सुलाफे ना होती। जिन लोगों ने, मैं भी हरास हुई हूँ, मैं हमेशा बताती हूँ अपने प्रोफेशनल जो स्पेस में, वहाँ पर वर्क प्लेस पर, स्टडी के दौरान, और वो चाहे वो एब्यूजिव लैंग्वेज हो, कोई एक चैलेंज हो या फिजिकल किसी को जो हमारे यहाँ एक तरीका होता है या यस वो करना, तो वो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। तो फिर ये स्किल काम आई फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये होता है कि वो चीज़ आपके ओरा में आ जाती है। और मैं कहती हूँ कि अब तो लोग कहते होंगे कि शुक्र है बस ये घर से बाहर ना ही निकले, बिकॉज एक टाइम था रैकेट के फ़ौरन बाद भी ना, मैं हमेशा कहती हूँ मेरा दिमाग ख़राब है, तो मुझे जैसे ही कोई तंग करता था तो बहुत सारे लोगों की मैंने नाक भी तोड़ी हुई है। अच्छा। अपनी पाम स्ट्राइक से, बिकॉज वो मैं आज भी यही कहती हूँ, मैं हार्मलेस इंसान हूँ तब तक जब तक आप अपनी लिमिट में रहेंगे। जैसे ही आप एक बाउंड्री से बाहर आएंगे और जो मेरी स्पेस के अंदर आ जाएगी, यानी जहाँ मेरी नाक है ना वो मेरी स्पेस है, आप वहाँ आ जाएंगे, उसके बाद फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ आपके। अच्छा, वैसे आपके हस्बैंड डरते तो होंगे आपसे। उन्होंने शादी ही इसलिए की है। मैं हमेशा मुझे कहते थे अच्छा अगर मुझे कोई कुछ कहेगा तो बचाओगी आके, मैंने कहा प्लीज ये मत करना, लेकिन उनको ये पसंद वो पता होगा कि वो कहेंगे कि आओ भाई लड़ो, मेरी बीवी तो और मजे की बात ये है कि आप उनका सेल्फ डिफेंस करती हो। हाँ, वो अक्सर मैं करती हूँ। और साथ जो है सबसे मुझे अच्छी बात उनकी ये लगती है, कहते हैं कि मैंने चूज ही एक तरह से तुम्हें इसलिए किया था कि तुम बात बात पे रोने वाली लड़की नहीं हो, बिकॉज औरत बहुत मजबूत है। कहते हैं मैंने अपनी माँ को देखा है, मैंने अपनी मम्मी को देखा है, वो शी इज ए कैंसर सर्वाइवर, तो मैंने उनको हमेशा देखा एक मजबूत खातून, ठीक है। उन्होंने कभी भी स्टोरी लेकर नहीं बैठी, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे अपने बच्चों के लिए खाना भी बनाना है, कैंसर के दौरान भी। तो मैंने ऐसी स्टोरीज अपने साथ जब देखी, और फिर साथ ने भी इसलिए चूज किया कि मैंने देखा औरत बहुत मजबूत है। ये तो हमें बना दिया गया बात बात पे रोती है। रोना कमजोरी की अलामत नहीं है, लेकिन कहाँ रोना ये आपको पता होना चाहिए। वो बात बात पे सोसाइटी के सामने आंसू निकालना, तो वो उसने कहा कि ये मैंने देखा ये तो बड़ी टफ लड़की है, बल्कि पहली मुलाकात में थोड़ी सी बदतमीजी भी करती, उनको वो और ज्यादा पसंद आया। उनका ये ठीक है, ये ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आपकी जो बाकी दो सिस्टर्स हैं वो भी मोटिवेट इंस्पायर हुई आपसे, या सिर्फ ये आपने अकेली ने ही इस फील्ड में? अलीना जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट है, वो भी बेचारी टीवी शोज पे अक्सर लोग उसको देखते हैं, तो उसको मैं उसको बेचारी इसलिए आर्ट एंड क्राफ्ट में चली गई, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में चली गई, उसको मैं मार्शल आर्ट्स में लेकर आई। मैंने उसको बाकायदा जब तक उसको मुक्के उसको लाते नहीं सिखाई ना मारना, तब तक मैंने उसकी जान नहीं छोड़ी, हालांकि वो मेरी बड़ी बहन है। सबसे बड़ी बहन को मैं आज भी ये कहती हूँ तुम्हें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। शी इज अ ट्रैवलर, वो पाकिस्तान घूमती है और लोगों को पाकिस्तान दिखाती है, शी इज टोटली डिफरेंट, हम लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन मैं उसको भी कहती हूँ तुम्हें एटलीस्ट पंच करना आना चाहिए। वो तो अक्सर लोग कहते तुम हो ना, कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरी बार ये होता है, तुम मुझे आवाज लगाओगे लोग सीरियस नहीं लेंगे। अच्छा इसको बुलाया है कि ये आके हमारी नाक तोड़ेगी। अच्छा, ये चीज है कि बज़ाहिर अपरेंटली आप देखें तो लगता नहीं है ना कि एक लड़की जो है इतनी, जिस तरह आपने कहा कि होता है कि इतना वो भारी भरकम भी नहीं, आप देख के लगता ही नहीं है कि लड़की जो है ये इस हद तक मार्शल आर्ट में ट्रेन है। मैंने अपना, आप यकीन करें मैंने अपना वेट गेन किया है अभी, मैंने अभी गेन किया है, बस 44 kg, और जो कि बहुत स्क्रॉनी थी, नाउ आई एम 58 kg। मैंने थोड़ा सा उसको गेन किया बिकॉज मैं उस चीज़ में भी बिलीव नहीं करती कि वो बहुत पतला होना चाहिए, आपको हेल्दी होना चाहिए। लेकिन ये सही बात है, और ये इल्यूजन अच्छा है लोगों के लिए कि जब आप सामने जाते हैं तो वो आपको कुछ चीज़ों में बहुत लाइट लेते हैं। तो कितने घंटे आप प्रैक्टिस करती हैं? आज भी जो है 45 मिनट्स या 50 मिनट्स मेरा वर्कआउट चलता है, बस मेरा सिर्फ 50 मिनट्स 45 मिनट्स 45 मिनट्स के बाद आपका सिस्टम ही शट डाउन हो जाता है। आपको एक लिमिट तक एक्सरसाइज करनी होती है, उसमें मार्शल आर्ट्स भी होता है, उसमें योगा भी होता है, उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, उसमें कार्डियो होता है। मैंने वीक में घर पे ही, बिकॉज मैं पहले जिम में थी और शादी के बाद खुद मैंने चूज किया, हालांकि हस्बैंड बहुत सपोर्टिव, मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव, उनका बेटा जॉब करनी है। शादी के चौथे दिन मुझे घर संभालने का भी बहुत शौक है, और मैं वही हूँ। वो रात के 10:30 बजे घर आना, मैंने कहा वो सिंगल लाइफ अच्छी थी, मुझे इस लाइफ को भी जीना है, इसको भी बैलेंस करना है। तो फिर मैं ऑनलाइन शिफ्ट किया सारा अपना सिस्टम, मैं चीज़ों को ऑनलाइन सिखाती हूँ, घर में खुद उठ के अपना खुद वर्कआउट करती हूँ, बिकॉज अगर लोगों को मैं वो मशवरा दे रही हूँ जो मैं खुद नहीं कर रही, दैट्स नॉट राइट।
अगर मैं घर में वेट रिड्यूस कर सकती हूँ, घर में बॉडी टोनिंग कर सकती हूँ और घर में रिलैक्स हो सकती हूँ, तो लोगों को मैं इस चीज़ के अहल हूँ कि मैं उनको कहूँ कि ऑनलाइन आप मुझसे आके ट्रेनिंग लें। एब्सोल्युटली। अगर खुद कर रही हैं फिर आप किसी को अगर मैं खुद जिम भाग रही हूँ और मैं कह रही मैं तो असल में ये करती हूँ लेकिन आपको योगा सिखाऊंगी, राइट, फिर गलत है। Absolutely. तो फिर मार्शल आर्ट्स हो जो भी हो, कई दफ़ा कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास या कुछ ख़वातीन आती हैं घर पे, मेल्स को मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देती हूँ, मेल्स से ज़रा थोड़ा सा मैं फिर भी डिस्टेंस पे रहती हूँ। Absolutely, और उनकी सेफ्टी के लिए तो क्योंकि मैं हार्मलेस रहना चाहती हूँ तो उनकी सेफ्टी के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, क्योंकि इस तरह मैसेज गलत ना चला जाए, मैं कुछ भी जिंदगी में कर लूँ या औरत लाइफ में कुछ भी कर ले, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन। एब्सोल्युटली। मर्द की तरह है, मर्दों से पीछे नहीं है, ये नहीं, आपने इक्वली खड़े होना है। मर्द का एक अपना रोल है। इस बात पे मेरे हस्बैंड भी हैरान थे कि अच्छा भाई ऐसी लड़की है, ये सच बोल रही है ऐसे ही। मैंने कहा नहीं, जहां आपका रोल है वही आप करोगे। यू आर कंपैरिजन में जाना नहीं चाहिए, दोनों की अलग-अलग रिस्पांसिबिलिटीज। जब हम माइंड साइंसेज में, जब मैंने माइंड साइंसेज को पढ़ना शुरू किया तो उसमें मेल और फीमेल एनर्जी की बात करते हैं, उसके बगैर कायनात का वजूद नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए जो मेल का एक है, और दूसरा ये कि मुझे मेल्स ने हमेशा सपोर्ट किया, तो मैं सिर्फ वो उन चंद % लोगों की वजह से मेल्स को बुरा कहना शुरू कर दूं कि इन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, नहीं, फिर मेरे साथ बुरा होता रहे। बिल्कुल। अच्छा सुलाफे, ये बताइएगा कि मेरी तरह बहुत से लोग या व्यूवर जो खवातीन या मर्द भी देख रहे हैं, अच्छा एंड में ये होता है सवाल कि जो मार्शल आर्ट है ना, ये बड़े स्ट्रॉन्ग लोग करते हैं, लड़कियां ये समझती हैं अक्सर ये शायद हमारी फिजिक ही नहीं है, लड़कियां तो बड़ी नर्म नाजुक सी होती हैं, वो भी कर सकती हैं, तमाम लड़कियां कर सकती हैं, जरा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये बताइएगा। मार्शल आर्ट्स एंड योगा दोनों ऐसी आर्ट है जो हर किसी के लिए बस बच्चा उस एज से जहां आपकी कमांड को समझ सकता है। जैसे 4 इयर्स के बच्चे भी आते हैं मेरे पास, 4.5 साल के बच्चे भी मेरे पास आए हैं, तो उनको मैं सिखा रही होती हूँ। और उससे ऊपर आप एज लगा ले 60+ के लोग भी हैं, खवातीन भी आती हैं। इसके अंदर आपको एक्चुअली सिर्फ टेक्निक चाहिए। अगर आप सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं या मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं, स्ट्रेंथ टाइम के साथ डेवलप अच्छा, आपने टेक्निक की बात की है, कैमरा आपके सामने है, जो खवातीन घर में बैठी करना चाहती हैं, इस पे करना चाहिए। नहीं मेरे पे ना करें, मैं कोई टेक्निक आप मैं तो बड़ा अनाड़ी सा लड़का। अच्छा मुझे ये बताएं, आप ज़ोक पे भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई ऐसा कोई स्किल या कोई ऐसा गुर खवातीन को आप बता सकें जो घर में बैठ के वो कर सकती हैं, कोई प्रैक्टिकली करके दिखा सकती हैं यहाँ पे कुछ ऐसा? मैं प्रैक्टिकली भी बता सकती हूँ, लेकिन एक कमिटमेंट करनी होगी, अपने हस्बैंड पे ट्राई ना करें फिर कहेंगे ट्राई नहीं करना। हाँ, वो कहेंगे सुलाफे ने सिखाया था, मैंने नहीं सिखाया। लेकिन एक बात, कुछ चीजें अगर आप कहें तो डिमॉन्स्ट्रेट में किसी के साथ भी कर सकती हूँ या खुद अकेले भी आपको कुछ चीजें, या आपके साथ हम कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी तो उसमें कुछ चीजें सबसे आसान जरा फिजा के साथ करके तो दिखाएं ना। उनके साथ माइक वगैरह सब है। उमर साहब, ऐसा पॉसिबल है कि सुलाफे अगर करना चाहें फिजा के साथ, यहाँ पे कोई फ्रेम हमारा ऐसा बन सकता है? नहीं, वो इस तरह बन नहीं सकता। और भाई कह रहे हैं डर गई हैं आप, बन नहीं सकता, बन सकता लेकिन डर गई। अच्छा, इसके अंदर सबसे आसान चीज ये होगी कि आपकी बॉडी के जो सेंट्रल एरियाज होते हैं वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब आपने अटैक करना है, स्पेशली आपकी आंखें भी वो सेंट्रल में नहीं आएंगी, लेकिन आंखों पर आप पोक कर सकते हैं। दूसरा, इस साइड पे जो मैंने कहा पाम स्ट्राइक, इस चीज को बाहर निकाल के आप यहाँ पर हिट कर सकते हैं। दूसरा आपका सोलर प्लेक्सिस, ये एरिया बहुत नाजुक होता है और बिलो द बेल्ट आपको पता है कि वो बहुत नाजुक होता है। दूसरा सेंटर पॉइंट जो है ना, हमने किसी से भी लड़ाई करनी है। थैंक यू सो मच सुलाफे, टाइम बहुत शॉर्ट है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वंस अगेन वी आर रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। लड़कियों के लिए आप बड़ी रोल मॉडल है ना ये। एब्सोल्युटली। तो नाज़रीन, हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ज़रा सियासी मंजरनामा शामिल करते हैं अपने आज के सेगमेंट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज के इस प्रोग्राम में सेगमेंट यानी कि ये वाले सेगमेंट में अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN अभी चंद ही दिनों की बात है, मोहब्बतों के जमजमे बहते थे, इनके अंदर कितनी कुर्बतें थी ना। पीपल्स पार्टी PMLN को डिफेंड करती थी और PMLN पीपल्स पार्टी को डिफेंड करती थी। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ की मुलाकात या बिलावल की और मरियम नवाज की मुलाकातों के साथ मुलाकातें होती थी, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार रुखसत हुआ है, ये इक़्तिदार इनसे मोहब्बतें भी ले गया है, ये इक़्तिदार जो है इनसे कुर्बतें भी ले गया है,
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े नाराज हैं, वो तो अपने वालिद साहब से भी आजकल बड़े नाला से नजर आते हैं, खफा से नजर आते हैं। और दूसरी जानिब उन्होंने जो कल जिस पे हमने बात की है फिजा जी, उन्होंने कहा है कि पीएमएलएन को जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, हमें उस तरह खुलकर खेलने नहीं दिया जा रहा है। अभी द स्टोरी इज के बिलावल भुट्टो जरदारी अपने इंतखाबी जलसे जुलूस लेकर कराची से रवाना हुए हैं, वो पंजाब में एंटर हो गए हैं। बिलावल की एंट्री हुई है पंजाब के अंदर। ऑन दी अदर हैंड मरियम नवाज रवाना हुई है कराची में जलसे जुलूस करने के लिए, और वहां पर वो इलेक्शन कैंपेन करेंगी। अब वही बात है ना, इन्होंने आपस में एक दूसरे के मुखालिफ भी तो इलेक्शन लड़ना है, तो उसमें तो फिर आपको भी पता तो करना है। है। तो क्या कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, आइए आपको वो सुनाते हैं। पहले इलेक्शन के बारे में कल ही इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीईसी बैठेगा और हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मेरा ख्याल में इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। बड़े अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है। अच्छा, नून लीग वाले क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी के बारे में, वो भी देखिए। पीपल्स पार्टी वाले क्या कहते हैं ये भी आपने सुन लिया, और नून लीग वाले किस तरह से गिले शिकवे करते नजर आ रहे हैं ये भी आपने सुन लिया है। ये सूरत हाल है जी। लेकिन अवामी राब्ता मुहिम के लिए ये दोनों अब मैदान में हैं। बिलावल पंजाब में है, मरियम नवाज कराची जा रही हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि 16 महीने इन्होंने मिलकर हुकूमत की है, मिलकर बिल पास किए हैं। अवाम सादा है इतनी कि अवाम को ये सब चीजें समझ आ रही हैं, तभी तो हम बात कर रहे हैं। इसी वजह से कि जिनको नहीं भी समझ आए उनको भी समझ आ जाए कि ये मिलकर हुकूमत करने वाले अब एक दूसरे के मुखालिफ आ गए हैं। यही तमाम पॉलिसीज अब ये लेकर जब आएंगे, यही पॉलिसीज लेकर जब अवाम के पास जाएंगे कि जैसे कल हमारे प्रोग्राम में सदीकुल फारूक साहब कह रहे थे कि ये तो मखलूत हुकूमत थी, हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, हम अकेले कुछ फैसला कानून साजी नहीं कर सकते थे। लेकिन वो तमाम कानून साजियाँ इन्होंने कर दी जिनमें इनका इत्तफाक था, जिनमें इनको फ़ायदा था, जिनमें इनके केसेस ख़त्म हो रहे थे, नैब में अमेंडमेंट्स हो रही थी, इलेक्शन के हवाले से इन्होंने तमाम कर दी। लेकिन जहाँ पर अवाम को रिलीफ देने की बात आती है, अपने मफाद की बात होती वहाँ है, पर बेचारे हैं जो फुर्तियां देखने को मिलती हैं, ऐसे बिल्स पास होते हैं, ऐसे कवानीन पास होते हैं, ऐसे चुटकी में तरामीम होती हैं, लेकिन अवामी इंटरेस्ट से मुतल्लिक कोई चीज़ आ जाए सामने तो वो तो मजाल है कि पास हो जाए, उस पर इतनी ईजिली अमल हो जाए। तो ये दोहरे रवैये हैं। अपना इंटरेस्ट यहाँ से इनको पता लगता है कि कितना इनके लिए ज़रूरी है, अवामी मफाद उसमें चाहे जितना मर्जी डिले हो जाए कोई चक्कर ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है इस चीज़ का। इसी पर बात करने के लिए एग्जैक्टली आमिर इलियास सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, क्या कहिएगा ये जो हो रहा है आजकल कल के मोहब्बतें और आज की नफ़रतें, जैसे इक़्तिदार रुखसत हुआ है, मोहब्बतें भी ख़त्म हो गई हैं, दूरियां भी बढ़ गई हैं, एक दूसरे से गिले शिकवे भी नज़र आ रहे हैं। हकीकत में गिले शिकवे हैं या आवाम को चूँकि फेस करना है इलेक्शन में जाकर, एक दूसरे की मुखालिफत में इलेक्शन लड़ना है, तभी ये सब एक्सरसाइज हो रही है? दोनों बातें दुरुस्त हैं। हकीकत में भी गिले शिकवे हैं और लोगों को भी खुश करना है। राजनीति इसी खेल का नाम है। अगर पीएमएलएन वाले फरवरी की बात या जनवरी की बात कर रहे हैं तो मुझे बताएं, जब पीपल्स पार्टी के वजीर आला, पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर जो मरदमशुमारी की मतलब सीसीआई के बाकायदा रुकन थे, शायद नवीद कमर, इन्होंने सबने इत्तफाक के राय से मरदमशुमारी को किया, तो सबको नहीं पता चल गया था कि 4 महीने इलेक्शन डिले में जा रहे हैं। अगर पीएमएलएन ये पोजीशन लेके कह रही है, जेयूआई कह रही है, एएनपी कह रही है, सारे लोग कह रहे हैं कि इंतखाबी हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होंगे, तो इंतखाबी हल्का बंदियां पहले 15 दिसंबर तक थी, अब 30 नवंबर तक हैं। तो इसमें अचंबा क्या है, जब सबको पता है? क्या इन्होंने वहां पे कोई इख्तलाफी नोट लिखवाया था? किसी ने नहीं लिखवाया। पीपल्स पार्टी समेत सब जमातें जो हुक्मरान इत्तेहाद में थी, इंतखाबी इत्तेहाद में ये बिल्कुल नहीं थी। ये बात जहन में रखिएगा ताकि आगे हम बात कर रहे हैं इस पे। जब ये इत्तेहाद था और फैसला किया कि मरदमशुमारी को नोटिफिकेशन करना है और कर दिया और 4 महीने आगे चले गए, तो इलेक्शन लगे ना फरवरी में ही ऑटोमेटिकली। अब आप आगे आ जाएं, इलेक्शन जाहिर है इन्हें लड़ना है एक दूसरे के खिलाफ। क्या कहेंगे? जैसे बिलावल भुट्टो को 15 साल के बाद हैदराबाद में पानी की फिक्र हुई, मतलब है ना, चलें किसी लीडर को तो फिक्र हुई। 15 साल से उनकी पार्टी इक़्तिदार में थी। आसिफ अली जरदारी साहब की फार्चून के तमाम तर बेनिफिशरी बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। उन्हें नहीं पता 15 साल से हैदराबाद के लोग किस कर्म में रह रहे हैं। वो आगे अंदरूनी सिंध चले जाएं तो इन्होंने अपने मुखालिफिन को सबको पीपल्स पार्टी में शामिल कर लिया, एडजस्टमेंट कर ली हुई है। तो इनको एक्चुअली ये मसला नहीं है अंदरूनी सिंध में कि इनके मुकाबले में कोई होगा। इनको पता है, और यही बात
जो खतरे की होती है उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने बयान दे दिया कि हल्का बंदियां भी करा लें, इक्तिसादी मामलात भी ठीक कर लें और इलेक्शन हो जाएंगे, जिसपे एक छोटा सा बयान बिलावल भुट्टो का आ गया कि घर की बात और है, पार्टी की बात और है। बिल्कुल ठीक है, मतलब मुझे एक बात की एक लॉजिक समझा दें कि 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, तो वो इलेक्शन मुहिम वहां पर करके किसके खिलाफ जलसे करेगी? 15 साल से तो हुकूमत में वो खुद हैं, ऑपोजिशन बेचारों को तो सीट से थोड़ी सी मिलती हैं, और जिनको जो सीट्स उनको मिलती हैं उनकी तो आवाज़ वैसे ही कोई नहीं है, वो तो कोई इतना कामयाब जलसा कर नहीं सकते। तो ये बिलावल जो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, अब हैदराबाद में अगर पानी का इशू है तो ये किसको कहेंगे कि किसकी वजह से है ये पानी का इशू? देखें, अगर वो ये भी ना करें तो कहाँ चलाएं? साउथ पंजाब में 1-2 हल्के, इधर सेंट्रल पंजाब में आ जाएं 1-आधा हल्का, वहाँ लाला मूसा में कर लें, यहाँ राजा परवेज अशरफ के हल्के में कर लें, गुजर खान आके मुजफ्फरगढ़ में कुछ कर लेंगे। मुझे ये बताएं कि ये कहाँ करें जलसे? अगर वहाँ भी ना करें सिंध में, तो ये इंतखाबी मुहिम कैसे चलाएंगे? आप और हम कैसे डिस्कस करेंगे? हम ये बात जरूर डिस्कस करेंगे कि ये बड़ी कमाल बात है कि शहरी सिंध में इन्होंने पहली दफा कराची में मेयर भी बना लिया अपना, कराची को थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक अंदाज में सेट भी किया है बसें शसें दी जाने से पहले, और अब हैदराबाद की फिक्र हुई। ये लोगों की चॉइस तो छोड़ते ही नहीं है। जब आपने MQM को आखिर में अपनी मिली भगत से, पहले ये इक्तदार में इकट्ठे थे, सिंध में इन्होंने उनको अपोजिशन लीडर बनवाया और वजीर आला अपना बना लिया। शिकवे शिकायत इस बुनियाद पे हैं कि निगरान हुकूमत सिंध की और मरकज में इन्हें कोई फ्रूट मिलता हुआ नजर नहीं आया, और इनके सिस्टम को उखाड़ने की बात आर्मी चीफ ने की कि सिंध के अंदर जो करप्शन का सिस्टम है, जो 15 साल से, मेरा फिक्र है कि 15 साल से जो राइज है उसको उखाड़ा जाएगा। उसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत एक्शन शुरू हुआ है, तो बिलावल ने 90 दिन की बात शुरू कर दी और जरदारी साहब ने कह दिया नहीं, ये दोनों गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं कि रास्ता भी बन जाए, जैसे 2018 में भी GDA को बनाया गया था, लाया गया था कि वो सिंध में मुतबादिल पीपल्स पार्टी की आएगी, और जरदारी साहब ने कंप्रोमाइज किया और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट दोबारा ले ली। अब भी उनकी ख्वाहिश ऐसी ही है कि इस तरह से चला जाए कि हमें हमारा हिस्सा मिल जाए। पंजाब में उन्हें गिले शिकवे अच्छा राना साहब, पंजाब की आपने बात की है, पंजाब पे ही मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। जरदारी साहब ने भी लाहौर में डेरे डाले हुए हैं, हमने ये देखा कि पंजाब बहुत फोकस रहा जरदारी साहब का, पीपल्स पार्टी का। आपको लगता है जब भी इलेक्शंस होते हैं कुछ गेन कर सकती है पीपल्स पार्टी पंजाब में, या उनका जो तवज्जो महवर मरकज़ सिंध ही रहेगा कि वो बस सिंध तक ही खुद को महदूद रखना चाहते हैं? उनको पता है कि सिंध हमारे हाथ में रहे, यही हमारी अचीवमेंट है। लेकिन जरदारी साहब की एक्टिविटीज़ पंजाब को देख कर लग तो ऐसे रहा है कि पंजाब से भी कोई तवक्को है पीपल्स पार्टी को, कुछ यहाँ से नशिस्तें मजीद मिल सकती हैं। कोई लगता है आपको ऐसे हालात हैं साजगार पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में? हर सियासी जमात का राइट है कि वो पूरे पाकिस्तान में कैंपेन करे, ख्वाहिश जाहिर करे कि उसके पास कैंडिडेट हो, लेकिन इस्तेकाम पार्टी के आने के बाद जरदारी साहब की वो जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स को पीपल्स पार्टी में लाने की थी ख्वाहिश, वो दम तोड़ गई। BAP को वो पीपल्स पार्टी में जम करने जा रहे थे, BAP ने अपनी शनाख्त बना ली और उनकी कुछ ना कुछ कुर्बतदारी जो है सियासी तौर पे वो PMLN से बन गई है। आपको याद होगा कि काकड़ साहब जो अब वजीर आजम हैं, वजीर आजम बनने से चंद हफ्ते पहले मरियम नवाज से मरी में मिले थे, और ये इन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो सियासत करेंगे तो वफाकी पार्टी में, और वो PMLN के साथ करेंगे। ये बेसिकली एक CV पहुंचाने की बात थी, मामलात को ठीक करना था, और वो निगरान वजीर आजम बन गए। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये बिल्कुल आखिरी वक्त में हुआ, नहीं, बिल्कुल पता था। काकड़ साहब ने बात संभाल के रखी, अपने आप को ओपन नहीं किया, और फिर जब नाम आ गया तो आ गया। अब पीपल्स पार्टी के लिए ये है कि उन्हें क्यों जरदारी साहब ख्वाहिश ना करेंगे बिलावल भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम बने। उनकी सारी ये थी कि वो KP से कुछ लेंगे लोगों को, वो पैट्रियट बन गई वहाँ पे, पार्लियामेंटेरियन बन गई, सॉरी, और फिर BAP बलोचिस्तान से निकल गई, पंजाब के अंदर उन्हें हिस्सा नहीं मिल रहा, तो वो ख्वाब चिकनाचूर होता हुआ नजर आया। तो अब सिंध बचाने के लिए भाग दौड़ है, प्रेशर है, और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को ये काम करना चाहिए कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम जोर शोर से करें। यही विफाक की अलामत बनती है कि जब इलेक्शन का माहौल बनाया, और मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा अरूज होगा जब नवाज शरीफ यहाँ पे लैंड कर रहे होंगे, तो फिर एक इंतखाबी मुहिम बिल्कुल भरपूर अंदाज में उनके आने के बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि PMLN सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर सोशल मीडिया को एक्टिव कर रही है, वर्करों को कर रही है, और सारा जोर उनका इस बात पे होगा कि 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ लाहौर उतर रहे हों, क्योंकि वो दुबई से आएंगे, जद्दा से आएंगे, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट चुके। अच्छा राना साहब ये बताइएगा कोई भी नहीं है, नैरेटिव क्या होगा राना साहब? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अगर PMLN, अवाम के पास तो जाना है, फेस तो करना है अवाम को, इन्होंने किस नैरेटिव के साथ अवाम के पास जाएंगे? क्या फेस सेविंग के लिए इनके पास नैरेटिव होगा?
देखें जी, नवाज शरीफ का नैरेटिव खुद उसका नाम ब्रांड है, उसने काम किया है 13 से 18 भी, और ये बिल्कुल इस 16 महीने के ऊपर कंपेन नहीं करेंगे जिसके ऊपर आप और हम बहस भी करते हैं, लोग गुस्से में भी हैं। उसकी आमद के साथ उन्होंने अपने वोटर को राग़िब करना, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। जो ताकत उनकी 9 अप्रैल को मौजूद थी, उन्होंने उस ताकत को वापस लेना है कि इमरान खान जिस तरह 3.5 साल का नाम नहीं लेते, 9.5 साल का नाम नहीं लेते केपी में, कि उन्होंने गवर्नमेंट में क्या किया, उन्होंने एक साइफर की कहानी बनाई और आज कट टू साइज होकर 9 मई के बाद जेल में मौजूद हैं, और बहुत मुश्किल होगा कि उनके लोगों को उतनी आज़ादी के साथ खुलकर खेलने का मौका मिल जाए जो 2018 में इनके पास था, और पीएमएलएन के लीडर को जेल में रख के और बाकी लोगों को पकड़ के नैब के अंदर किसी को कहीं, किसी को किसी प्रेशर में पार्टियां तब्दील कराई जा रही थी। वो सहूलतें तो अब पीटीआई के पास नहीं है। और ना ही ऐसा हुआ है कि नवाज शरीफ के जेल जाने के बाद उनकी पार्टी के लोग तितर बितर हुए हों, भाग दौड़ कर रहे हों, या शायद कान बन गए उसके जाने के बाद, लेकिन हम नवाज शरीफ की वापसी अपना सियासी तौर पे खड़ा होने का किया। जी, हम बात करते हैं, जब सियासत की बात करते हैं, आप किसी बात से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। हम भी टॉक शोज में जब बैठते हैं तो हम इन बड़ी जो पर्सनालिटीज़ हैं ना, इनका जिक्र करते हैं कि वो आएंगे, इंतखाबी अमल में क्या होगा, बयानिया का होगा, लेकिन हम भी गफलत ये बरतते हैं टीवी पर बैठकर भी, जो आम पब्लिक है वो उनका क्या कसूर है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। ये आई थिंक जो भी आम शहरी है ना, उसका ज़मीर ये ज़रूर उसे कहता होगा कि हम इनको वोट भी दें, ये 10-10, 15 साल से हम पर हुकूमत भी करें, और हम बेसिक नेसेसिटीज़ जहाँ पर हैं उनसे भी महरूम रह जाए, इसमें हमारा क्या कसूर है। हमारे फलाह बहबूद के लिए ये कर्ज भी लें, और कर्ज भी बाद में हमने ही टैक्सेस की सूरत में अदा करना है, और हमें पता भी नहीं है कि सूरत में लिया जा रहा है। ना हमारे पास बिजली है, ना हमारे पास पीने को साफ पानी है, ना हमारे पास गैस है, गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, गैस की लोड शेडिंग है, गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, बिजली की लोड शेडिंग है। आम आदमी का क्या कसूर है इसमें? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई। अब पॉलिटिक्स से हट के अगर मॉरल ग्राउंड्स पर अगर बात की जाए, लंबा चौड़ा सवाल किया, अब इसका जवाब भी सुन लीजिएगा। ये बयानिया था 2018 में पीटीआई का कि इतने साल हुकूमत रही, फुमत रही, फलान रही। मुझे ये बताएं, जब मैंने चूंकि बात नवाज शरीफ की पीपल्स पार्टी में मैं कर चुका ना, कि वो तो 15 साल हुकूमत करके शहरी सिंध में कोई इसको हैदराबाद को पानी नहीं दे सके। नवाज शरीफ ने क्या नहीं दिया, मुझे आप बताएं। जो आपने साथ किए, पंजाब में क्या कमी थी? उन्होंने विफाक में कौन से मंसूबे थे जो नहीं लगाए? दहशतगर्दी खत्म की, उन्होंने एनर्जी का बहरान खत्म किया जी। शहरी सहूलतें हों या दही सहूलतें हों, वो जो है ना, वो सड़कें पंजाब में शहबाज शरीफ ने जो वो सौखे पेंडे और वो क्या नाम से वो पूरे पंजाब में सड़कों का एक देहात मार्केट रोड जिसे कहते हैं, वो काम किया इन्होंने डिलीवर किया। उस डिलीवरी की बुनियाद पे वोट मांगते हैं। जितना अताब 2018 में उनके ऊपर था और उसके बावजूद वो पंजाब में जीत के आए, जीत के बाद हुकूमत नहीं बना सके, वो कहानी सबके सामने आ चुकी भी है। उन्होंने बड़ी सीटें ली इस सारे प्रेशर के बावजूद, इनके लोग नहीं भागे, लोगों को पता था। आज लोग मायूस हुए हैं इस बुनियाद पे। जब नवाज शरीफ की मैं बात कर आएगा तो उसको अपने वोटर को राग़िब करना, उसे पीटीआई के वोटर को नहीं लाना, उसने लाना है अपने वोट, और वही होप होगा उनके लिए, वही उनकी इलेक्शन कैंपेन होगी। हमें और आपको उसका इंतजार करना होगा कि कैंपेन के लिए नवाज शरीफ का पाकिस्तान में आना और उनका इस्तकबाल कितना बड़ा होगा। फिर हम आप और सब मिलके बड़ा अच्छा तजिया आपने जो बात की है ना, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन यही इसी पीएमएलएन ने आगे 16 महीने जो है पीडीएम की सूरत में हुकूमत भी की है तो नहीं कर सके। गवर्नमेंट किसी की भी आए, इस वक्त आवाम जो रिलीफ चाहती है ना, वो यही चाहती है कि कोई भी आए, कोई भी हमारा हुक्मरान हो, एटलीस्ट महंगाई को कंट्रोल करे। थैंक यू सो मच। राना लियास साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यही बात है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी आगे गवर्नमेंट करे, जिसको भी वोट मिलता है ज़्यादा, उसको इक़्तिदार में आना चाहिए है, लेकिन डिलीवर ज़रूर करना चाहिए है। बिल्कुल, ये चीज़ तो हुई। अब ज़रा हम खेल की कुछ बात करते हैं फिजा। अब ये फुटेजेस आप देखें कि भारत जो कि हमेशा से लड़ाइयाँ करता रहा है, चाहे खेल में सियासत की बात हो, किसी भी तरह से हो, भारतीय फैंस भी भारत के ही जो के रहने वाले हैं, उनके अंदर भी जिस तरीके से वो अपनी टीम्स को देखेंगे, उनका रवैया देखेंगे। अब ये जो फुटेज है, ये फुटेज है जब अभी रिसेंटली भारत का और श्रीलंका का मैच हुआ। उस मैच के बाद भारतीय शायकीन, हालांकि भारत मैच जीता हुआ था, आपको विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहिए, आपको मनाना चाहिए, लेकिन इस फुटेज में आप देखें कि भारतीय जो फैंस हैं वो गुत्थम गुत्था हो रहे हैं श्रीलंकन शायकीन के साथ। वैसे भी मोरली भी गलत है, क्योंकि आप वहाँ पे मेहमान हैं और श्रीलंका में मैच हो रहा है, श्रीलंका मेज़बान है। वहाँ पर आप किस बात पे लड़ाई करें? आप जीते हैं, जीत को सेलिब्रेट करें, अपनी विक्ट्री को आप उसको एंजॉय करें। किस चीज़ पे? हमेशा से हमें भारत की चाहे टीम हो
भारतीय हुकूमत हो, भारतीय शायकीन हो, ये जो रवैया है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तो खिलाफ है ही है। एथिकली ये चीज़ बहुत गलत है फिजा। एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा गलत है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आई कि आप जीत भी गए हैं और जीतने के बाद आप जो है मतलब वो अपने कौन सा सेंसेस एक में भी तरीका नहीं है जश्न मनाने का? आप मतलब ये जश्न नहीं है, सॉरी टू से, दिस इज नॉट कॉल्ड सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन में तो आप होता है कि जो हारा होता है आप उसको भी साथ शामिल करते हैं कि हमारी खुशियों में शामिल हो, लेकिन ये ना गंदी और नीच हरकत है ना, ये इंडिया वालों की शुरू से ही है कि कुछ भी हो जाए उन्होंने रंग में भंग जरूर डालना है। खैर ऑल इंडियंस, मैं कोई यहाँ पे सबको जो है वो एक ही सफ में खड़ा नहीं करूंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही देखें, दुबई में भी इसी तरह होता है, अब श्रीलंका में भी यही है। आपकी हुकूमत, आपके खिलाड़ी इस तरीके का बिहेव करेंगे, माइंडसेट ऐसा है ना उनका, वो तो उसी को फॉलो करेंगे। माइंडसेट ऐसा है। आप जय शाह को देख लें, ये एशिया कप होने से पहले कितनी उन्होंने नाफना डाल दी कि इतना उन्होंने इसको प्लूरलाइज कर दिया, इतना गंदा कर दिया एशिया कप को, सारा मजा किरकिरा कर दिया कि अगर आपने खेलना है नहीं खेलना, इससे अच्छा तो आप इंडियन टीम वैसे ही कह देते कि हम इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये कौन सा आईसीसी का इवेंट था, बाकी तमाम लोग तो एंजॉय करते हैं। मकसद वजह इसकी ये थी फिदा, चूंकि 15 साल के बाद मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी, अब पूरी कोशिश थी जय शाह की, भारतीय सरकार की, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कि ये जो एशिया कप है ना ये किसी तरीके से खराब हो, और वो करने में कामयाब भी तो वो अभी स्टेडियम में भी तो कर रहे हैं। अच्छा, हमने तो हाइब्रिड मॉडल पर भी कॉम्प्रोमाइज किया, श्रीलंका में मैचेस रखे गए इनकी जिद पर। ACCI भी चूंकि जय शाह देख रहे हैं तो वहां पे इनको पता था कि बारिश होगी, फोरकास्ट होगी, लेकिन उसके बावजूद देखें कि जानबूझकर किसी तरीके से एशिया कप जो है ना ये कोई अच्छा खेल देखने को ना मिले, पाकिस्तान को कोई फायदा ना हो, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, ये चीजें की गई हैं। तो मज़ा तो किरकिरा हुआ है, लेकिन आप जीत गए हैं। ये किसी भी तरह से इस रवैये को जितना डिस्करेज करना चाहिए, होना तो ये चाहिए था कि भारतीय बोर्ड की जानिब से बाकायदा माफ़ी मांगी जाती कि आप मेहमान हैं, मेहमान हो कि आप श्रीलंकन खिलाड़ी पाकिस्तानियों के साथ लड़ें तो समझ में आती है ना कि राइवलरी है, आप लड़ाई होती है। लंकन्स के साथ आपका क्या मसला है जो इस तरीके से आप उनके साथ आपने पूरा इवेंट पोलराइज कर दिया पहले, और उसके बाद अब आपके जो शायकीन हैं वो भी तमाशा लगा रहे हैं, खेल को गंदा कर रहे हैं। हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। तो जनाब, अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में जो हम जिस इशू पर बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो मुआशरे के जो ऐसे पहलू होते हैं ना, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको डिस्कस करें, ओपन डिस्कशन में लेकर आएँ ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। दूसरी शादी करने में कोई हर्ज नहीं है, जब आप जिनकी स्पेशली औलाद होती है और जब वो कोई दूसरी शादी करते हैं, चाहे मर्द है या चाहे खातून है, आप तो अपना घर बसाने के लिए दोबारा दूसरी शादी करते हैं, लेकिन बच्चों के साइकोलॉजिकली उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, और दूसरे जो स्टेप फादर या स्टेप मदर है, क्या वो आपको तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके वजूद को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या आपके बच्चों के वजूद को क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसमें एक इतने हैरान कुन चीज़ें आई हैं जिसमें जो स्टेप फादर हैं या स्टेप मदर हैं वो स्टेप बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उन पर जुल्म व सितम किया जाता है, उन्हें इग्नोर किया जाता है, उन पर तवज्जो नहीं दी जाती, और यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, उन पर जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है। अच्छा, हमारी सोसाइटी के वैसे तो बहुत से डेलिमाज हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा डेलिमा है। अब वो छोटे बच्चे हैं जो बेचारे पहले इस ट्रॉमा का शिकार हैं, अब नई जो स्टेप मदर है या स्टेप फादर हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि उन बच्चों को हील करना होता है, उनके अंदर जो फ्लॉज रह जाते हैं, जो उनके अंदर गैप होते हैं। लेकिन हमने ये देखा है बच्चे शायद फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट मदर्स जो स्टेप मदर्स होती हैं, स्टेप फादर्स जो होते हैं, कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो वो उस तरह उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर साइकोलॉजिकली बहुत से बच्चों के ऊपर इसके इफेक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा वो ट्रॉमा में जाते हैं, और उसके बावजूद फिर हम ये देखते हैं कि जब तशद्दुद होता है, आए रोज़ हम मीडिया पे देखते हैं बच्चों को फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, फिजा जान से मार दिया जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सदाकत अली साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, पहले तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ को समझा दें कि जब आप दूसरी शादी के लिए राज़ी हो गए हैं, एक ह्यूमन ब्रेन किस तरह से ऑपरेट करता है कि आप छोटे मासूम बच्चों को जो कि फरिश्ते की तरह होते हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते और फिर उन पर तशद्दुद उनको मार दिया जाता है। ये क्या माइंडसेट है? देखिए, अज़ल से जो इंसान का एक ख्याल है कि वो चाहत ऐसी चाहता है जो बिल्कुल यूनिक हो उसके लिए,
यानी जैसे अल्लाह ताला भी ऐसी चाहत चाहता है और अल्लाह ताला नहीं पसंद करता कि हम किसी और को भी चाहें। तो आप देखिए अल्लाह की सिफात में से भी एक ही है कि वो शिरक पसंद नहीं करता। तो जो मियाँ बीवी होते हैं या इंसान होते हैं, तो जो बच्चे हैं वो निशानदेही कर रहे होते हैं किसी और की माजी में जो चाहत रही होती है। तो ये जो चाहत का उभर कर सामने आना है उन बच्चों को देख के, कोई माजी की चाहत जिसे वो एक तरह से लाशौरी तौर पर शिरक समझ रहे होते हैं। तो जो सतीले माँ बाप होते हैं उनके लिए जब बच्चे सामने आते हैं तो वो नेचुरली उनके मनफी जज्बात उभर जाते हैं, क्योंकि उनका जो लाइफ पार्टनर होता है वो अभी नहीं तो माजी में किसी चाहत में मुब्तला होता है जिससे वो बच्चे वजूद में आए होते हैं। तो इस वजह से एक बात तो पहली तय है कि जो सतीले बच्चे होते हैं वो अक्सरियत को नहीं भाते, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा जज्बाती नहीं होते और मामला फहम होते हैं और सूरत हाल को संभालना चाहते हैं और जिंदगी मुनज़्ज़म तरीके से गुजारना चाहते हैं, तो वो अपने आप को नए सांचों में डालना शुरू करते हैं, अपने नजरियात की परवरिश करना शुरू करते हैं जिससे बेहतर नताइज निकले। लेकिन बाद औक़ात फिर फर्दर डिफिकल्टीज तब पैदा होती है कि जब बच्चों में भी ये जज्बात होते हैं अपने सतीले वालिदैन के हवाले से, या अगर पहली वालदा या वालिद मौजूद है तो उसके साथ जो यकजहती का इजहार करना होता है या उसके साथ एक पुराना मुस्तहकम रिश्ता होता है, तो बच्चे बाज़ औक़ात फिर अपने सतीले वालिदैन को आगे बढ़ने भी नहीं देते और उनके बारे में ये यूँ समझते हैं कि वो बदनीति से कर रहे हैं ये काम। लेकिन जिन चीज़ों का बीच में आपने हवाला दिया कि सतीले बच्चों के साथ मार पिटाई करना या जुल्म सितम करना, ये तो अजियत पसंद कोई लोग हो सकते हैं जो क्रिमिनल जहन रखते हैं। किसी बच्चे पे क्या किसी बड़े पे हाथ उठाना भी एक मुजरमाना ज़हनियत की अलामत है। शाउट करना, गुस्से करना पागलपन की अलामत है। सेहतमंद लोगों से, मामला फहम लोगों से ऐसी तवक्को नहीं रखी जाती। इसके लिए आजकल के ज़माने में स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं मेथड। जैसे डॉक्टर्स काम करते हैं तो उनके कोई क्लिनिकल मेथड्स होते हैं। तो जब सतीले बच्चों के साथ आप काम करते हैं बतौर वालिद या वालदा के, तो आप बगैर सीखे हुए ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम आपको करना नहीं आता और जो काम करना नहीं आता उसमें से कोफ्त उभरती है। तो वो जो मेथड्स हैं जिनको हम क्लिनिकल मेथड्स कहेंगे या थेरेप्यूटिक मेथड्स कहेंगे, ये तो बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। ये तो आपने बच्चों की साइकोलॉजी जो उनकी जहनी नशोनुमा है और उस पर कितना असरअंदाज होता है, फिर उनको कम बैक कैसे किया जा सकता है उसकी बात हो गई। लेकिन मैं आपसे सिर्फ जो स्पेसिफिक हम जिस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं ना, वो ये है कि किस तरह से जो खातून है, जो हकीकी वालिदैन है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, वो फिर बच्चों की बात सुनते नहीं हैं, उनको इग्नोर करते हैं कि एक नया घर बना है वो ख़राब ना हो जाए, तो फिर वो उन बच्चों की बातों को इग्नोर करते हैं। अगर वो शिकायत भी करते हैं कि हमारे स्टेप मदर या स्टेप फादर ने कुछ ऐसे बात कही है या हमें मारा पीटा है या हमें कुछ ऐसे कहा है, हमें इग्नोर किया है, हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं किया है, तो जो पेरेंट्स हैं, जो हकीकी वालिदैन हैं, जो भी सिंगल मदर है या सिंगल फादर है, वो फिर उन बच्चों की बात सुनते नहीं हैं। तो हकीकी वालिदैन की परवरिश की तरफ मैं चाहूँगी कि आप उसको भी बात करें कि उनके माइंड को किस तरह से हमें ट्रीट करना चाहिए है कि वो अपने बच्चों को इग्नोर ना करें। देखिए, ऐसा विल पावर से नहीं किया जा सकता, ऐसा स्किल पावर से किया जा सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बाकायदा तरबियत का तकाजा करती हैं और अपने जो हकीकी बच्चे होते हैं उनके साथ भी अक्सर आपने देखा है कि औलाद और माँ बाप एक दूसरे के साथ बेपनाह उलझ रहे होते हैं। चे जाए कि सतीलेपन के रिश्ते की तलखी के अंदर डूबे हुए बच्चे या वालिदैन आपस में बात करें तो वो कितना उसमें वोलेटिलिटी या हंगामा आराई हो सकती है। तो जो स्किल्स अपने हकीकी बच्चों के साथ मामला फहमी सिखाते हैं और बच्चों की परवरिश सिखाती हैं जो स्किल्स, तो उन्हीं को कुछ और बढ़ा के एनहांस करके तो सतीले बच्चों पे भी आजमाई जा सकती हैं। और वो उन्हें हमने नाम दिया हुआ है अनमोल मुहारतें, यानी जो अनमोल तरीके हैं। मेरी 2 किताबें हैं, एक का नाम है अनमोल माँ तगड़ी माँ और एक का नाम है अनमोल बाप मीनारे नूर। और ये 100 सफ़े की कहानियों जैसी किताबें हैं
जिसमें वालिदैन को 3 मेथड बताए गए हैं कि जब आप अपने बच्चे से बात करते हैं या अपने सौतेले बच्चे से बात करते हैं तो आपके 3 ही मकसद होते हैं, या तो आप कोई हदायत देना चाहते हैं, या फिर आप पिछली किसी हदायत पे उन्होंने अमल किया था तो शाबाश देना चाहेंगे, आप नजरअंदाज नहीं करना चाह रहे, या फिर अगर किसी ने वादा खिलाफी की या ऐसा काम किया जिससे मना किया था तो फिर आप उन्हें अच्छे तरीके से नजरसानी के लिए कहते हैं। पर तीनों मौकों पर आप बातचीत का जो एहतमाम है वो 1-2 मिनट के अंदर करते हैं, और उस दौरान अगर कोई रंजिश की फजा बनी है तो उसको उसी वक्त साथ के साथ अनडू कर देते हैं। यानी आप गंद इकट्ठा करके उसे सड़ने के लिए नहीं रखते, बल्कि आप पहचान लेते हैं कि कहाँ फजा साजगार। अच्छा डॉक्टर साहब, सर मेरा ये सवाल है कि जो भी सौतेले, चाहे वो वालिद हो या वालिदा हो, जब ये रवैया होता है, लेकिन जो हकीकी माँ होती है, बाप होता है, तो सौतेले की तो समझ आती है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है और बच्चों के साथ ऐसा रवैया होता है। लेकिन जो उनका हकीकी वालिद होता है या वालिदा होता है, हम देखते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं बच्चों को इग्नोर कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसे बच्चों को तो ज़्यादा पैम्परिंग की ज़रूरत होती है ना सर, ये क्या वजह है? वो जो उनका रिलेशन चल नहीं पाता है तो वो कहीं ना कहीं उसका कसूरवार बच्चों के ऊपर उसका मलबा डाल रहे होते हैं। माइंडसेट सर, इसके पीछे साइकी क्या होती है जो हकीकी पेरेंट्स भी बच्चों को इस तरह निगलेक्ट करते हैं? असल बात यह है कि बच्चों को पैम्परिंग की जरूरत नहीं होती, बच्चों को जिम्मेदारियों की जरूरत होती है कि उन्हें जिम्मेदारियां दी जाएं। और हम अपने बच्चों को कोई जिम्मेदारियां नहीं देते मासवा एक जिम्मेदारी के, जिसे पढ़ना लिखना कहते हैं कि स्कूल जाओ और पढ़ो लिखो और लायक फाइक बनो। ये हमारा वाहिद तरीका है बच्चों के साथ एक्सपेक्टेशन रखने का, और हम बच्चों को वो जिम्मेदारियां नहीं देते जिसके वो अहल हो चुके होते हैं, चाहे वो 4 साल के हों या 10 साल के या 18 साल के। हमें ये चुनना होगा कि हमारा कौन सा बच्चा कौन सी जिम्मेदारियां उठा सकता है, क्योंकि जिम्मेदारियां जब कोई बच्चा उठाता है तो उसकी इज्जत नफ्स बढ़ती है। लेकिन जो बच्चे वालिदैन से पैम्परिंग करवाते हैं या वालिदैन आज खुद पैम्परिंग करते हैं क्योंकि उनकी बचपन में पैम्परिंग नहीं की गई थी, तो बच्चे अपनी महरूमियों को, वालिदैन अपनी महरूमियों को ज़हन में ताज़ा करते हुए बच्चों के साथ हिकमत अमली बनाते हैं जी। तो वो पहले कोई और एक्सट्रीम थी जो उनके साथ हुई और बच्चों के साथ वो कोई और एक रवैया कर रहे होते हैं। तो ये जो कॉमन सेंस मेथड्स हैं इसको हम नॉनसेंस मेथड कहते हैं। मेथड साइंटिफिक होते हैं या फिर नॉनसेंस होते हैं जिनको हम कॉमन सेंस कहते हैं। तो सीखना 21वीं सदी का हॉलमार्क है, क्योंकि ये इस सदी में, लेकिन हम वो बात यही है कि हम लोग हालात का रोना रहकर ना, हम कोई प्रोफेशनल हेल्प तो लेते नहीं है कि हमारे जो है वो बात कहीं आउट ना हो जाए। डॉक्टर साहब, अगर लेट्स सपोज अभी का एक सिनेरियो, एक फैमिली, मैं बात कर दूं जी सर प्लीज। प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत बात की बात है। आपके पास एक सहूलत है, आपके पास स्मार्टफोन है, आप गूगल पे अगर हलवा बनाने का तरीका सीख सकते हैं तो आप ये सारे तरीके भी गूगल पे सीख सकते हैं, जिससे कि बात बाहर भी नहीं निकलती। इसमें वैसे कोई हर्ज नहीं है। यही बात है, स्किल्ड आप होंगे जब पढ़ेंगे, जब आप खुद एफर्ट देंगे, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप निकालना चाहेंगे तो ही ऐसा होगा। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये भी है ना फिजा के डॉक्टर साहब, अब चीज़ ये है कि खाली एक तो पेरेंट्स की हम बात कर रहे हैं ना, सिंगल पेरेंट हो या सौतेली माँ हो या वालिद हो, जो रिलेटिव्स होते हैं जिस तरह मामू हैं, चचा हैं, खाला है, ताया है, इनका सर कैसा रोल होना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ? क्योंकि रिलेटिव्स तो वही होते हैं, उनका बिहेव, उनका बच्चों के साथ रवैया किस तरह का होना चाहिए? इंसानों में एक पुरानी इल्लत है जिसे हम धड़े की इल्लत कहते हैं, कि हम अपने धड़े के साथ चलना चाहते हैं। तो मामू, चचा या खाला, ताया या चचा, ये सब धड़े के साथ चलना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। और जितनी भी ऑर्थोडॉक्स या गैर मुहज़्ज़ब सोसाइटीज होती हैं वहाँ धड़ेबंदी और भी ज्यादा होती है, और जितनी मॉडर्न सोसाइटीज होती हैं दुनिया में, लोग वहाँ धड़ेबंदी से परहेज करते हैं। तो जहाँ सौतेले बच्चे होते हैं तो उनको उसी फिल्टर के थ्रू देखा जाता है। जब हम लोगों को फिल्टर के थ्रू देखते हैं तो वो हमें मुख्तलिफ नजर आते हैं, बाज़ औक़ात वो नापसंदीदा या पसंदीदा नजर आते हैं। तो वो लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, हमारी सोच उनको अच्छा या बुरा अक्सर बनाती है। तो बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे तो मासूम होते हैं। डॉक्टर साहब, हमें एक ब्रेकिंग की तरफ जाना है। मैं लास्ट क्विकली जानना चाहूंगी कि
अगर कोई फैमिली ऐसी जो स्टेप मदर है या स्टेप फादर है वो ये चीज़ फेस कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगे कि उनके बच्चों के साथ जो है मुनसिफाना सलूक किया जा रहा है, तो आप उन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगे? घर के माहौल को भी बेहतर रखा जाए और बच्चा जो है उसकी मेंटल ग्रोथ पर भी असर ना हो। सादा सी बात है कि जो काम करते हुए आपको तकलीफ होती है उस काम को करना सीख लें और ये इसरार ना करें कि वो काम आपको आता है। जो काम करते हुए भी आपको दुखन होती है, तकलीफ होती है, तो उसको पहली फुर्सत में सीख लें। और आजकल सीखने के लिए यूट्यूब है, गूगल है, आप सादा सा सवाल लिखिए, बाकी काम वो खुद ही करते रहेंगे और जिन चीज़ों की तरफ आप तवज्जो देंगे उनको फिर वापस आपकी तरफ ऐसी चीज़ें भेजते रहेंगे। तो आपने सिर्फ एक पहला स्टेप लेना है कि एक छोटा सा फर्स्ट स्टेप हमने लेना है बेहतरी की तरफ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सदाकत अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। कुछ आईफोन यूजर्स की बात करते हैं, कुछ क्या बात करनी है, वो तमाम लोग जिनके पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, अब वो जाकर अपना आईफोन का जो मॉडल है उसको अपडेट करवाएंगे। अमीर लोगों की बात नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आई कि ये माइंडसेट है क्या, क्यों आखिर अगर आपका फोन बिल्कुल सही है उसको अपग्रेड ही क्यों करना है, मुझे ये समझ नहीं आती फिजा। अच्छा वो लोग हैं, एक तो वो लोग हैं ना जो अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे मैंने दीवाने देखे हैं जो अपनी कुछ चीजें बाकायदा बेचते हैं, बाकायदा कर्ज लेकर अपना स्टेटस जो है ना अपग्रेड करते हैं। ले जी, अभी तो आईफोन जैसे वैसे मुझे इसकी समझ नहीं आई, आपके माइंड में है कोई ऐसी बात, क्या वजह है इसकी? ये है सिर्फ आपने अपनी सोसाइटी के एग्जैक्टली आपने अपनी सोसाइटी के जो है ना स्टैंडर्ड्स उनको मीट करना होता है, तो इस वजह से अच्छा स्टैंडर्ड्स को आप मीट कर दें, खुद अपने बजट का आप बेड़ा गर्क कर दें, अपने बजट को तंग कर दें, खुद आप तंग हो जाएं, लेकिन सोसाइटी को हमने जो है ना दिखाना है हम बड़े अमीर हैं कि हमारे पास सिंबल के हम लोग आदी हैं, लेकिन इस माइंडसेट ने हमें नुकसान बहुत पहुंचाया। एब्सोल्युटली आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन आपको पता है कि अभी वो आईफोन जो कि पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही 15 प्रो मैक्स और 15 की सीरीज आई हैं उसके बाद जो बाकी आईफोन है ना उनकी प्राइसेस अब कम होना शुरू हो गई हैं। आईफोन 13, आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस की कीमतों में $100 की कमी आई है। तो वो तमाम लोग जो कि पहले अपग्रेड नहीं कर रहे थे अपने फोन को, अब वो इस कमी के साथ चूंकि आईफोन जिनका बजट मैच नहीं हो रहा था, एब्सोल्युटली मतलब ये है कि $100 की कमी आई है। आपने अगर अभी तक अपग्रेड नहीं किया तो आप अपने आईफोन को 13 पे, आईफोन 12 पे आप अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आईफोन 15 के लॉन्च होने के साथ ये $100, लेकिन अभी भी आप तीन मॉडल जो है वो पीछे ही हैं। अगर आप 13 में आते हैं तो आईफोन 14 और आईफोन 15, तो इस तरह जो आईफोन 14 है उसको खरीदने के लिए आपको चाहिए होंगे 699, इनके $700 आपको चाहिए होंगे, जो कि पाकिस्तानी कितने बने? 2,08,000 पाकिस्तानी। और अगर आपके डॉलर की प्राइस ऊपर जाती है तो इसका मतलब है कि मजीद आपको पैसे अदा करने होंगे। ये तो अभी ये है कि जो आईफोन 13 है उसकी प्राइस हो जाएगी $600, जो कि बनती है $1,78,000 रुपये अगर आपने आईफोन 13 में अपग्रेड करना है, और अगर आपने आईफोन 14 में अपग्रेड करना है तो वो $700 बनेगी, यानी कि $100 अब माइनस करते जाएं तो वो प्राइसेस जो है वो कम होती जाएंगी। लेकिन स्टिल ये जो आईफोन की कीमत है ये डॉलर के साथ आएगी, और फिर ऊपर से पीटीए आपको जो टेलीकम्युनिकेशन का पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को टैक्स देना है। बड़ा मसला ये है कि चलें जैसे तैसे करके तंग हो के फोन तो ले लेते हैं, आपको लेकिन जो $1.25 लाख पीटीए अप्रूव के लिए करवाना अभी $1.25 लाख हो गया, $1.25 लाख, $1,23,000 रुपया जो है ना पीटीए का अप्रूव करवाने का होता है। ये हर फोन के लिए, ये हर फोन के लिए है, $1.25 लाख आपको देना पड़ेगा, वो अलग से एक चैलेंज है। तो तकरीबन आईफोन जो 15 लेना चाहते हैं, मेरा ख्याल है 6.5 से 7 लाख रुपए तक का बजट अपने माइंड में रखें। अच्छा जो आईफोन 14 है, इतना तो आपको आई थिंक अच्छी जगह पर कोई मरला जमीन मिल जाएगी, जमीन मिल सकती है। अच्छा फिर इसके अलावा ये है कि अब जिनके पास आईफोन 14 है, वरना क्योंकि जो आईफोन एप्पल यूजर्स हैं वो अपग्रेड करते रहते हैं। अच्छा जिनके पास आईफोन 14 है वो अगर उनका पीटीए अप्रूव है तो उनको कम से कम आईफोन 15 को लेने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जी। यानी कि आप ये बजट रखें कि अगर आप आईफोन 15 में कन्वर्ट करना चाहते हैं खुद को,
तो 2.5 से 3 लाख का बजट कहीं नहीं गया। आपके पता है कि जब नया फ़ोन आईफोन मुतारिफ करवाते हैं, ये एक बड़ी चालाकी ये खेलते हैं, जो अपना इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है OIS उसको ज़रा स्लो कर देते हैं, उसको स्लो कर देते हैं, उसको अपग्रेडेशन जो है ना उसकी उस पे शिफ्ट होने का सोचें कि नए मॉडल पे हम जाएं। वो यही बात है कि वो आपका जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही स्लो हो जाएगा तो फिर आप ऑटोमेटिकली नए कुछ फ़ोन्स तो ऐसे हैं ना कि अब वो अपग्रेड हो ही नहीं सकते। जैसे ही वो अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करते हैं, वो नए फ़ोन के लिए अलग होता है, पुराने फ़ोन्स के लिए कुछ अलग होता है, और उसके बाद जो कुछ एक स्पेशल कैटेगरी है कि आईफोन आपके पास 10 है या 11 है, तो वो उनमें वो सिस्टम अपग्रेड हो ही नहीं सकता, आपको स्लो प्रोसेस के साथ ही वो अपने फ़ोन को चलाना पड़ेगा। तो ये भी एक मार्केटिंग साइकी आई गेस, अपने फ़ोन को है, बट ये है अपग्रेड करवाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से करते अच्छा, हैं। हम लाख कहते रहें कि आप ना करें, हालात ऐसे हैं, खुद को तंग ना करें, लेकिन ये भी किसी ने ठीक कहा है कि शौक का कोई मोल नहीं होता है। अगर आप लेना चाहते हैं आपकी मर्जी, हमारा क्या है, बट फिर भी जो आईफोन यूज़र्स हैं वो आईफोन के बगैर नहीं ले सकते हैं। जितनी मर्जी हम नसीहतें करें, जितना मर्जी हम उनको समझाएं, उन्होंने लेना ही लेना है। फिदा बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आईफोन यूज़र्स को तो आपने बड़ा डीमोटिवेट कर दिया है, आपने उन्हें बता दिया है कि आईफोन ना खरीदे, लेकिन हम नहीं करते जी। नेक्स्ट हमारे पास सेगमेंट क्या है? नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब हम बढ़ते हैं। जरा मैं दोबारा से आईफोन की बात करना चाहूंगा। आपको क्रिकेट और आईफोन से बहुत प्यार है, मैंने ये देख लिया। क्यूरियोसिटी आप चेक करें, इतनी ज्यादा है फिदा, इतनी क्यूरियोसिटी है आईफोन को लेकर कि हर शख्स की इस वक्त दिलचस्पी जो है ना आईफोन 15 पे। अच्छा, जिसकी बजट नहीं भी है ना, जिसने नहीं भी लेना है, उसकी भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, वो भी बड़ा क्यूरियस है। अच्छा, कैसे फीचर्स क्या हैं, कैसा होगा, कीमत इसकी क्या होगी। वो यही बात है ना कि वो आईफोन है ना, वो एक स्टैंडर्ड सिंबल है। खैर एनीवेज, आईफोन को छोड़ते हैं। अभी लाहौरियों को और वैसे पाकिस्तानी जो है ना, आईफोन के अलावा भी खानों के बड़े शौकीन होते हैं। आपको पता है कि तरह तरह के खाने, और आप जिस इलाके में चले जाए वहाँ पर इतने मजे के खाने होते हैं। कराची की कुछ अपनी अलग पहचान है। में आपका भी शुमार होता है, खुद को आप उससे बाहर ना करें। ये हमेशा मुझे अक्सर हम लोग ये कहते हैं, तो मैं तो फिजा के बारे में भी ये कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। तो शी इज वन ऑफ देम। और वैसे खाना खाना चाहिए भाई, अच्छा खाना किसको अच्छा नहीं लगता। तो फिर आपकी जब सकाफत इतनी रिच हो कि आपको तरह तरह के खाने, और ऊपर से आप लाहौरी हो, एग्जैक्टली, कभी देसी खाएं आप, कभी इटालियन खाएं आप, कभी कराची चले जाएं तो उनकी बिरयानी इतनी मजे की है, लाहौर की हलवा पूरी, देसी खाबे कितने मजे के हैं। फिर उसके बाद अगर आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, पेशावर चले जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं, क्या मजे की सब्जी। हर इलाके की, हर शहर की अपनी सौगात होती है। कराची की निहारी और कराची की बिरयानी, इसका तो कोई जोड़ नहीं है। इसी तरह लाहौर के जो पाए हैं, जो लाहौर का नाश्ता है, हलवा पूरी है, इसका पाकिस्तान से क्या, अगर हम पाए कितने फेमस है भाई, हलीम और तो पता नहीं इसका क्या कोई। अच्छा, ये खाने खाबों में आप ज्यादा गुम हो गई हैं, मेरा ख्याल है ब्रेकिंग है वो पहले कर दें, उसके बाद दोबारा खाने की बात करते हैं। अच्छा जी, ब्रेकिंग हमने कर दी है, जो साइफर असद उमर की ब्रेकिंग थी, ब्रेकिंग हमारी हो गई है। मैं खाने खाबों की बात इस वजह से कर रही हूँ कि शर्मीन उबैद शनाई, आपको पता है कि वो जो है वो उन्होंने अवार्ड भी लिया है, और वो उन्होंने ही पाकिस्तानी सकाफत को एक रिच और नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए, जहां पे पूरी दुनिया देख सके, उन्होंने बनाया है एक फूड म्यूजियम। इतना खूबसूरत है। यस एग्जैक्टली। आपको जिनको नहीं पता कि पाकिस्तान में किस किस्म के खाने हैं, किस किस्म की सकाफत है, तो ये शर्मीन उबैद शनाई जो कि पाकिस्तानी और कनेडियन सिटीजन है, तो उन्होंने ये जो पाकिस्तान की सकाफत है उसको पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। ये इसका मकसद क्या है फूड म्यूजियम में है कि इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने जो पाकिस्तान का कल्चर है, जो पाकिस्तान की सकाफत है, उसको प्रमोट करने के लिए म्यूजियम बनाया है। म्यूजियम बनाया। आप वहाँ पर आप उनके अगर इंस्टाग्राम पे या उनके वैसे सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने हर इलाके की सकाफत, जहाँ स्पेशल चाय मिलती है, जो गिलगित बल्तिस्तान के खाने मिलते हैं, लाहौर के अंदर क्या क्या खाने होते हैं, उन्होंने सबको एक बड़े प्यारे तरीके से एक वीडियो बनाकर, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का दुनिया का पहला फूड म्यूजियम होगा। लेकिन ये भी करता है, इसका बुनियादी मकसद तो यही है कि पाकिस्तान के जो खाबे हैं, जो पाकिस्तान की सौगातें हैं, उनको इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करवाया जाए ना। बिल्कुल ऐसे ही है कि पूरी दुनिया को पता चल सके हमारे स्ट्रीट फूड्स कौन से हैं, हमारे यहाँ पर हर शहर, हर इलाके की कौन कौन से मजे के खाने हैं, तो वो एक उन लोगों तक पहुंचाने के लिए कि भाई अगर आप पाकिस्तान में जाएं तो आप इस शहर में जाकर ये जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये बेस्ट है वहाँ की और वहाँ की ये सौगात है। तो आई थिंक इसी के साथ ही हम प्रोग्राम भी अपना वाइंड अप करते हैं, मजे के खाबों और मजे के खानों की बातों के साथ। हम भी कुछ लंच के लिए जाते हैं, आप भी लंच कीजिए। आपसे अब मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।